अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, जब मैं आ रही थी ऑफिस तो रास्ते में जो है कल भी यही हाल हुआ, मैं बताया नहीं मैंने आपको, आज भी यही हुआ। जब मैं आ रही थी तो रोड एक्सीडेंट जो है रोज़ देखने को मिलता है और बंदा यही दुआ करता अल्लाह खैर करे, हर एक की खैर हो। और हुआ शुक्र है 2 दिन से यही हो रहा था कि एक बाइक वाला, और परसों तो ये था कि बाइक और रिक्शे का आपस में टकराव हुआ और आज सुबह जो है 2 बाइक वाले आपस में जो है भिड़ गए और उसके नतीजे में कोई बच्चा जो है नाश्ता वगैरह लेके जा रहा था और वो सारा नाश्ता जो है चने और दही सारे रोड पे बिखरी हुई थी चीज़ें सारी, लेकिन शुक्र है खैर आफियत के साथ थे। लेकिन मसला ये है जो मुझे देखने में आता है यार, बंदा देखो ठीक ठाक है, जिसकी गलती है अगर है तो थोड़ा एक्सक्यूज बनता है तो एक्सक्यूज करो, नहीं तो जो प्लेंटी है जो देना है तो उसका आखिर नुकसान भी तो हुआ है, या बंदे को जो कम से कम जख्मी है उसको यार हॉस्पिटल तो ले जाओ। यहाँ ये नहीं, यहाँ आपस में हमने वो भिड़ने की जब मैं बात कर रही थी ना, भिड़ जाते हैं, लड़ना मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये हाल था यार ये 2 दिन से। हालांकि मौसम इतना प्यारा था, इतना मैं इंजॉय करते हुए आती हूँ रास्ते में, रोज रूटीन बन गई है यार, एक्सीडेंट जो है देखने को मिलते हैं। और शुक्र है कुछ ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट नहीं थे एक्सीडेंट। लेकिन बात यह है कि जल्दी किस बात की है आप लोगों को, ये मैं अक्सर सोचती हूँ और यही मेरा सवाल होता है जहन में कि यार इन भाई लोगों को किस बात की जल्दी है। मैं ऑफिस आती हूँ और मुझे अपना टाइम पता है कि इतने बजे जो है मैंने निकलना है, इतने बजे ड्राइवर ने आना है और इतने बजे घर से निकलना है, और पूरे एग्जैक्ट 15 मिनट से पहले हार्डली 12 मिनट लगते हैं मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है और मैं वही टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है कि इतने बजे जो है ड्राइवर ने आना है और इतने बजे मैंने निकलना है। तो आपको अगर पता है आपने सुबह निकलना है ऑफिस के लिए, अपने किसी काम के लिए, कुछ भी आपने करना है, तो हर एक को पता होता है, और उसके बावजूद आप इतनी जल्दी में होते हैं तो मुझे समझ नहीं आती। और देख लें जल्दी में क्या होता है, रोड एक्सीडेंट आपके सामने हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, और अक्सर जो है गलत लाइन क्रॉस करना ये तो एक रूटीन बन गई है। स्पेशल जो मेरे भाई बाइक चलाते हैं तो वो पता नहीं क्या समझते हैं, यहाँ जिग-जैग यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से पतली पतली गलियों में से, और वो जगह जहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक होती है और वो पता नहीं रुकते ही नहीं है भाई लोग। तो खुदारा रहम करें, अपने ऊपर रहम करें। आप क्या समझते हैं ये जो सवारी है ये बड़ी खतरनाक सवारी है। स्पेशल बाइक की बात मैं करती हूँ, जब आप गिरते हैं और इस पर सीधा जाके आप सड़क के बल जाके गिरते हैं और आप जो है बिल्कुल बहुत सारे लोग जो है फिर उठ भी नहीं पाते। तो खुदारा अपना ख्याल करें, अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर नहीं तो घर वालों पर रहम कर लें यार, जो दुआ करके आपको घर से भेज रही होती है, आपकी वालदा, आपकी बीवी और आपके बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। तो खुदारा ये अपनी स्पीड को थोड़ा कम करें। और दूसरी बात है, अगर आपने कहीं जाना है तो अपना टाइम टेबल जो है रूटीन सेट करें यार। इतना टाइम लगता है हार्डली मुझे कहीं भी पहुंचते हुए, जैसे मुझे पता है कि ऑफिस आते हुए मुझे 15 मिनट अगर ज़्यादा से ज़्यादा रश हो, उससे ज़्यादा लगता ही नहीं। तो मैंने वही रूटीन सेट की हुई है कि इतने ही बजे निकलना है और उसी रूटीन पे मैं डेली जो है अपने टाइम पर पहुंच जाती हूँ। तो ये बातें बहुत हो गई, मौसम बहुत हसीन है और मुल्तान का तो मज़ेदार और ज़बरदस्त मौसम हो गया। 3 दिन से बादल आ रहे हैं, आँख मचोली खेल रहे हैं हमारे साथ, पर बरसते ही नहीं यार। तो दुआ यही हो रही थी कि बरस पड़े, थोड़ा सा जो है बारिश हो जाए और थोड़ी जो हबस टाइप है ये थोड़ा ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब मौसम की बात की जाती है तो शायर हजरात जो है वो बड़ा ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं मुझे लगता है, क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट मौसम है। और वो कहते हैं ना कि उनके दिल का मौसम तो मेरा ख्याल है हमेशा ही खुशगवार होता है, कभी कभी वो रंजीदा भी हो जाते हैं। तो वो जो शेर शायरी करते हैं तो वो लोग हम लोग नहीं कर सकते, हम तो बस इंजॉय ही करते हैं, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं होते। तो आज 2 शायर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे जी बिल्कुल रूहियत चैनल का हिस्सा हैं और शामिल हैं, आ चुके हैं, और मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ करूँ और कुछ उनसे सुना जाए। और कहते हैं कि दिल से सुना जाए, लोगों का ये कहना है कि आपने सिर्फ कानों से नहीं सुनना बल्कि दिल से सुनना है। तो आज हम उनकी शायरी दिल से सुनते हैं और मैं चाहूँगी कि इनका तारुफ करवाऊँ। पहले जो शायर हैं उनके बारे में मैं बता दूं आपको कि सराइकी वसीब के मशहूर और मारूफ जो है ये शायर हैं, और इन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और इस पर जो है इन्होंने शोहरत हासिल की, और उनकी नज़म मुर्शिद जो है उससे बहुत ज़्यादा शोहरत पाई और इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए, फेमस भी हुए। और हमारे साथ हैं अफकार अलवी साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ लाए हैं। और मुझे भी बड़ी चाहत थी कि मिलो तो सही में आपको देखो तो सही। तो
माशाल्लाह इतनी प्यारी शेर व शायरी करते हैं आप। और मुर्शिद जो मैंने आपकी शायरी सुनी और इसमें हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया मुर्शिद, ये जो आपका लफ्ज़ है, ये डायलॉग है, तो क्या क्या जुल्म हुए आपके साथ, क्या क्या जुल्म ढाए गए, तो आज हम आपसे जानेंगे और ये नज़म हमसे सुनना चाहेंगे। और हमारे साथ एक और शायर दी हैं, वो भी तरक्की वसेब के मशहूर शायर हैं और उनकी शायरी भी अपना जो है रंग रखती है, उनको भी हम सुनेंगे। और हमारे साथ हैं असर गुरमानी साहब, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। और इनका जो अंदाज है ये प्योर सराइकी में जो है शेर व शायरी करते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में करते हैं। थैंक यू आप दोनों का, आप तशरीफ लाए। और वाकई मौसम गुरमानी साहब असर करता है, मौसम जो आज का है जिस तरह मुल्तान का बना हुआ है, तो कितना जो है शायर को जो है मुतासिर करता है और कुछ दिल पे आता है कुछ लिखा जाए। इत्तेफाक ये कि कुछ दिन को 4-5 दिन को असां मुल्तान है। हाँ, मैं तो वैसे भी रोजी रोटी की खातर मुल्तान उन्हें अफकार भाई होनी आया हुआ बखर तो इन्हें दे कटे थे ये छुटेंगे बिल्कुल इंजॉय करने होते हैं। मुल्तान नहीं लगता कि वो मुल्तान है जिन्हें बारे मशहूर है कि गर्मी गर्द गदा गर गोरिस्तान नहीं, ये तो अरे आमद के मौसम चाहिए मुजफ्फर का तो खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। कहीं कहीं वाले हल्की हल्की फुहार भी कहीं कहीं जाते मिल पाएंगी। हर चीज इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मौसम इंसान का अंदरूनी हो या बैरूनी हो, उनकी तखलीक ते असर करें। शायर भी उको लुत्फअंदोज भी थींदे, शायर उनकी वजह को मुंझा भी थी। ये मौसम था ठीक। अच्छा इधर दिल का मौसम वाकई होंदे थे जिवें दिल का मौसम जी क्रिएशन है ना मैम वो यही है कि मैं तो आपको एक वाकया सुनावा कि एक पहलवान अपने दोस्त को पैगाम भेजा कि तैं जरन मेरी कुश्ती रिठी है ना वो मैं रोजी रोटी को तंग हाँ। ठीक है। हूँ कई आके देख के हूँ अल्लाह पाक ने मैं सब कुछ बहु दिता है। हूँ मैं तो कई मुख्तलिफ किस्म की अपनी कुश्ती की किस्म जी क्रिएशन होंगी है या कोई एबिलिटी है सलाहियत है इंसान के अंदर, अगर उनका अंदरूनी और बैरूनी मौसम में सारी चीज़ें में फैक्टर्स जितने आ गए वो अगर उनके फेवर हैं वो कुछ चंगे लगते हैं, उनकी क्रिएशन बेहतर हो चंगी। बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता उनके मुतजाद है तो वो भी असरअंदाज। वाह जी वाह। अफकार अलवी, मुर्शिद से क्या क्या आपने बातें की और क्या क्या गिले किए, अपने वो क्या क्या दुखड़े जो है रोए हैं, तो कुछ उस हवाले से बताएं, अपनी नज़म के बारे में बताएं। अपनी नज़म के बारे में हाँ, क्या मूड था, क्या सिचुएशन थी जब बैठे और जो है लिखा। सिचुएशन को खास को नहीं होंगी, मतलब शायर जल्द लिखता है तो बस वो तो लिखी वेंदा है जड़ी जड़ी चीज़। ये अक्सर जड़ी असल नज़म है ना मुर्शिद तो हाँ। वो मुशाहदाती नज़म है, मतलब जो कुछ थींदा पे दुनिया दे विच या खसूसन सारे पाकिस्तान एक तो वो वाल ऑब्जर्व करते तो वालों को एक मुनज़्ज़म शक्ल दे के ते नज़म बना दी। वाह हाँ, सुने से साथ जरूर जरूर उनका पहला हिस्सा सुना सा क्योंकि अक्सर वो नाज़म में काफ़ी सारे शेर को कट्टण दा आख्या वेंदे तो वालों जरूर। मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए। वाह। मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। वाह। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। हाय हाय। मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई। वाह। मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए। वाह। मुर्शिद हमारे जहन गिरफ्तार हो गए। वाह। मुर्शिद हमारी सोच भी बाजारी हो गई। वाह, जबरदस्त। मुर्शिद बहुत से मार के हम खुद भी मर गए। बहुत से मार के हम खुद भी मर गए। मुर्शिद हमें ज़रा नहीं तलवार दी गई। मुर्शिद हमारी ज़ात पे बहुतान चढ़ गए। मुर्शिद हमारी ज़ात पलंदों में दब गई। वाह जी वाह। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था। मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले गई। आए हाय, जबरदस्त। मुर्शिद मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए। मुर्शिद मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आए हाय। मुर्शिद हमारे गांव के बच्चों ने भी कहा मुर्शिद को आंखें आके सदा हाल देखो। आए हाय, जबरदस्त। मुर्शिद हमारा कोई नहीं, एक आप हैं। ये मैं भी जानता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ।
जबरदस्त। मुर्शिद मैं जल रहा हूँ हवाएं न दीजिए, आहा, मुर्शिद अजाला कीजिए दुआएं न दीजिए। आए हाय, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अजाला कीजिए, दुआएं मत दीजिए, इसका एंड ये किया। और आपके जो है इलाके के जो बच्चे हैं, अच्छा ये सराइकी और उर्दू में मिक्स है, मिक्स किया है इसको आपने? कुछ कैफियत तो उन्हें जिमें मतलब ओरिजिनल कैफियत जिमें गुस्सा है तब बंदा जिस टाइम फुल गुस्से दे विच आंदा है तो वो अपनी मादरी जबान इस्तेमाल करें, बिल्कुल। ये भी उहे कैफियत इन मतलब वो सिर्फ अपनी मादरी जुबान दे विच बंदा बयान कर सकदा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जेड़ा तुसां इलाके दा पुछदे पईयां वे तां इलाका साडा तां बहुत ढेर पिछे है। अच्छा कोई मतलब बेहतरीन सहूलत का नहीं, हुन दूर रोड हैं जेड़ा मेन दूर रोड होंदे ने, एक भाई अपने जिले को लगदा है जेड़ा, ठीक है, जिले धुरमैन होवे अपने जिला साडा बखर हो गया या एक तहसील। अच्छा सारे दोहे रोड खराब, मतलब अगर कोई मरीज थींदा है तो ना असां बखर वही सकदे हैं जिथा DHQ है, या कोई इशू बनदा है, कोई मतलब थी वेंदी है क्या सडेंदे हो वारदात, इमरजेंसी वारदात, ठीक है, वारदात तो वाला सा थाने भी जल्दी ना पहुंच सकते, उन्हें तो रोड बिल्कुल है ना। अच्छा टूट फूट का शिकार है। अच्छा काफी सारे लोग इस वजह तो मर वेंदे जो उन्होंने वक्ती तौर पे नहीं मिलदा, मतलब इलाज उन्होंं दा नहीं हो सकदा। कल परसों एक एक्सीडेंट होया गोहर वाले, मैं इथाइया में दोस्तां दसे भी नौजवान टीचर आई, वो सिर्फ इस वजह तो मर गया जो वक्ती तौर ते कोई नहीं उसका इलाज कोई नहीं कर सकिया, जेडी मतलब बेसिक ट्रीटमेंट होंदी। तो ये हालात हैं उत्था कोई जेड़ियां सहूलियत जरूरियात है वो भी पसमंदा इलाके से माशाल्लाह आप उठे और मशहूर हो गए, तो इसमें कमाल किस चीज़ का है? और ये जहन में कैसे आया कि मुझे सोशल मीडिया पे आना चाहिए? चौराहों पे दरख्तों के नीचे बैठ के जो चौपाल लगते हैं वहाँ तो सब जो है शेर व शायरी करते नजर आते हैं, तो ये कैसे ख्याल आया कि सोशल मीडिया का जो मीडियम है उसको इस्तेमाल करना चाहिए? और फिर ये शोहरत की वजह भी आपके बना, तो कितने लोग हैं जो आपको कॉपी भी कर रहे हैं, मुर्शिद को उठाया और मुर्शिद जो है शुरू हो गया, चाहे आगे कुछ भी हो लेकिन कॉपी तो कर रहे हैं, कुछ बताएं इस हवाले से। पहले बिल्कुल मेरे ज़हन में कोई नहीं भाई मैं कोई मशहूर होने या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने, यानी कि बस इवें ठीक है अपने जी गाल लिखी फेसबुक पे पोस्ट कर दी थी। असगर साईं होरां दा हुक्म है भाई इतना कोई उन्हां दा मुशायरा थींदा पिया भाई वो तुसां पहुंचो इत्थां वाले ना कि मुशायरा नहीं में बैठक प्रोग्राम में दोस्त इकट्ठे थींदे पे ते तुसां लाजमी हो। बहरहाल असां पहुंच गए उत्थां वाले में नाज़म पढ़ी, इन्हां वाला अपने चैनल ते भी पोस्ट की थी, फेसबुक ते इन्हां दा पेज बनाया उत्थां भी पोस्ट की थी, उत्तों वालों इवें शेयर ते वायरल हो गई काफी सारी। मतलब आज जो अंदाज है आप देख लें इनकी मुर्शिद जो है इनकी नज़म का, मैंने भी देखा तो यहाँ वो नहीं है, वो एक बंदा बैठा होता है सिचुएशन में और वो इस तरह सिचुएशन थी, और ये डायरेक्ट जो है बिल्कुल कैमरे में नहीं देख रहे, और ये देख रहे हैं कहीं मुर्शिद को पता नहीं ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कहीं मुर्शिद को ढूंढ रहे हैं या है कहाँ है, ये किस तरह से किया, यानी कि बड़ा ही मुनफरिद और प्यारा अंदाज था इस नज़म को पढ़ते हुए। जो आपने कहते हैं ना फिर बदी बंदा जो जिस सिचुएशन में होता है जज्बात का इजहार कर रहे हैं आप, तो वो फुल फेस से भी नजर आ रहे हैं एक्सप्रेशन, वो मुर्शिद को कहना कि ये मसले हैं और हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया और फकत एक बंदा था जिसके लिए ये, तो सारी चीजें ऐसी जैसे मुर्शिद मिला फिर नहीं मिला। मुर्शिद तो एक में कोनी पे कोई एक बंदा है मुर्शिद हर उस शख्स है जेड़ा जिंदे वस विच कुछ नहीं ते उनदा दावा है जी मैं सब कुछ कर सकदा, कर कुछ नहीं सकदा। बिल्कुल नो डाउट। पीके मूवी वाला रॉन्ग नंबर मतलब है मुर्शिद। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी दावा है कि सब कुछ कर सकता है लेकिन कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं कोविड-19 देख गिनो, बहुत सारे लोग हैं जेडे के आधे तवीज घिन गिनो फलानी शायद घिन गिनो सरकार घिन सब कुछ भी नहीं कर सकते, जितना अल्लाह में आदि होवे सब कुछ हाथ तो वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता थे। अच्छा इतने असर गुरबानी साहब को मुखातिब करे सो इन्हें वाले चल सो इन्हें को नदी जो है शेर कलाम भी सुन सो किताब भी लिखी है वो हवाले वाली सको जैसे सो कि एक किताब है, ये कितना अरसा थी कि शुरू शायरी करेंगे तो आपको असर मैडम मैं को शायरी तो मैं शुरू की थी 92 को लो तकरीबन ऑलमोस्ट 28 साल थी कि मैं शेर लिख दिया। एक किताब 2012 में छपी है सीप दे नाल सीप उना टाइटल
والا میں ہوں بھی سیکنڈ ایڈیشن تو 2012 ہی مک گئی ہے نا والا ان دوجا ایڈیشن پلس ایک بئی کتاب بھی آننا چاہنا ہم لیکن روزی روٹی کی مصروفیات ایسے ہونے بندے کو کہ وہ ٹائم نہیں کر سکتے ان وجہ کو تھوڑا جہا پہنو ٹھیک ہے ایک کتاب ہے ویسے ٹھیک ہے کچھ سنے سو اپنے کلام میں کیونکہ افکار الوی صاحب نے اپنی میں وہ ایک گزارش کر دوں میں اسپیشلی انہیں دی ناظم جڑی ہے نا مرشد علی چنگا شیر وہ ہوں جے کچھ سن کے اور سمجھ کے دنیا میں کتھا ہی بیٹھا ہوا شخص یہ سمجھے کہ میری گل کی بالکل نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے نا صرف بکھر دا رونا نہیں یا انہیں دی اپنی وسطی دا رونا نہیں جڑا انہیں مرشد ناظم تو سارے دیکھو کہ مرشد میں کو اگر آکھاں کہ بین الاقوامی شہرت حاصل کی تو کوڑ کہنا ہو سی کیونکہ وہ سوشل میڈیا دا پیج یا وہ چینل میڈا جن کو وائرل تھی میں جاننا کہ کتنے کتنے لوگ ہیں اور کیڑے کیڑے ملک تو رابطے کیتے ہیں ہوں اندری گارڈ جڑی مرشد ناظم ہے اندری گارڈ کیا وجہ ہے کہ وہ بکھر دیتے نا شاید انہیں جو ڈھیر ساری بکھر ڈٹھا بھی نہ ہو سی وہ انہیں کو اپنی گال نظر آئی اچھا ایک گال جڑی میں جاننا چاہتا کہ اچھا دیتے ہیں کہ ہر جگہ کچھ جیلسی دا عنصر پایا ویندے ہر شعبے وچ اور اتھاں بھی شعر و شاعری وچ بھی میں پاندے شاعر حضرات جو ہے نا اچھا کتنے واہ واہ تک رہندے پے ہونے لیکن کتنے بھی کوئی یہ چیز جڑی ہے عنصر سب کو نظر آنے تھے اتنا نظر نہیں آنا تارے پاس تو اتنا دی نظم کو چاہتے ہو سوشل میڈیا تے رکھ دیتے اور اتنا جڑا وجہ کیا ہے اتفاق ہے کہ جڑے اساتذہ نال میری تربیت تھی ہے عزیز شاہد صاحب بے دوست ہیں احمد خان طارق صاحب سرکار اللہ پاک انہیں کو غری کی رحمت کرے عاشق بزدار صاحب بے دوست ہیں چنگے چنگے جڑے بھی اساتذہ ہیں جنہیں میری تربیت میں آکھا کی تھی انہیں میں کوئی جیلسی نہیں سکھائی ٹھیک ہے انہیں آگے جڑا جینون ٹیلنٹ ہے کہیں دے اندر ہی ہے جڑا جینون بندہ ہے وہ جس حد تک تو کر سکتے ہو وہ ہیلپ آؤٹ کرو وہ کو پروموٹ کرو جس حد تک تھوڑا انہیں واس چل تو میری جس حد تک لیمٹ ہے میں ان چیز کا نظریہ رکھتا کہ میں اگر آنے والی نسل یہ میرے بعد کی نسل ہے نوجوان شاعر آج انہیں دا دور ہے اگر میں انہیں دی قدر نہ کرے سا میں انہیں دی عزت نہ کرے سا آنے والے شاعر کو میں اگر تسلیم نہ کرے سا تو ان دے ریئیکشن وہ بھی میں تسلیم نہ کرے سا ان دے نقصان میرا ہے وجہ کیا ہے کہ آج شاعری سوشل میڈیا یا بنے چیزیں نال جڑی جنریشن ٹچ ہے یا انہوں نال لنک ہے وہ انہیں اے جنریشن ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے سارا کچھ ہی ہے تو میں چاہیتا ہے کہ میں کو تسلیم کراں جڑی چیز جینوئن چیز ہے میں کو تسلیم کراں افکار کو سارے میرے سمجھو بعد آنے والی جڑی پود ہے نوجوان نسل اندر بنائی ہے لیکن اللہ پاک نے ان کو شہرت دیتی ہے اللہ پاک کو مزید شہرت سارے علاقے دا سارے وسیب دا ایک اثاثہ ہے ایسے کہ فخر تھی میں چاہیے اور میں کو فخر ہے میں ایک چھوٹی جی ناظم سنوا دینا 5 لینے دیے انہیں ٹائٹل ہے رب دا گھر میں کہ اتنا پیسے کہنی مسجد چندہ دیواں میں کہ اتنا پھر بھی کہنی رب دا گھر بنواواں دلہ دے جبریل کو گولا ایک پیغام پہنچاواں جے کر مالک ہاڑ دی گرمی پوہ دی سردی سہ سکدا ہے جے تیں تیرا گھر نہیں بندا میرے گھر وچ رہ سکدا ہے ہائے ہائے زبردست واہ جی واہ ماشاءاللہ زبردست اچھا یہ جڑا ہے جیسا کو سنا ہوئے نظم ہے بہت شارٹ تھے ان وچ بھی ہے کہ لمبی نظم سنن دی سا کو عادت پہ گئی اور سب واہ واہ کرتے رہتے ہیں اتنی شارٹ گال کرنی ہوندی ہے کو ان پیرامیٹر ایک طے تھیندے جتنا شارٹ کرے سو اے نظم میری جڑا ہے نا چھوٹی ہون پاروں یہ ہے کہ لوگوں کو یاد بھی رہ ویندی ہے سمجھنے چ آسان ہوندی ہے ایک چھوٹی جی گال ہوندی ہے 4-5 لائنیں میں مرشد علی ناظم اگر تو کیونکہ پہلے وہ سنی بیٹھے ہیں اندر ڈھیر ساری چیزیں دا یہ احاطہ کیتا ہے بہت سارے جڑے چیزاں ہن کو ڈسکس کیتا گیا نا مسلسل این خاطر اندر کیتے ایک لمبا پیرامیٹر چاہیے لمبا
گراؤنڈ چاہیے اسکیچ چاہیے جنہوں تے وہ کینوس چاہیے جنہوں تے وہ ساری کر سکے آپ میں صرف اپنی نظم میں ایک گال کو کوڈ کی کروں سو اٹ واز شارٹ ٹھیک ہے اونلی کیونکہ ڈھیر موضوع تو اصل جو سامعین ہونے انہیں کو عادت پی وی نا لمبا سنن دی اور واہ واہ کرن دی انہیں بات اگوں سے انتظار کرنے بیٹھے ایسے کہ شاید مزید جو ہے نظم جو ہے طوالت اختیار کرے تھی لیکن پتہ چلا کہ مختصر نظم ہے اور نظم جڑی ہے بسر وچ بھی ہے اور طویل بھی نظم ہے کچھ نظم دے حوالے سے ناسا کو دسے سو کتنے ہیں نظم دے جڑے قائم ہیں جڑے نظم جڑے نا سرائکی دے وچ جڑی ہون آئی کل لکھی نہیں پی جدید نظم ہے آزاد نظم سارے کولو واریں دی صورت وچ اساں ہوں لے چھوٹے جہے اسے یا سارے جڑے بزرگ آدے ہیں وہ واراں ہویاں واراں ان فیکٹ وہ جڑے نا وہ نظم ہویاں ان کو پتہ کہنا ہوندا کہ نظم سو ان دا ٹائٹل کیا رکھ دین وار ہے فلانا وار فلانے دی وار پکائی ودے یا ان کیتی ودے وہ واراں نظم سارے کولو قدیم آندی پئی ہے ان جو آئی دی ہے انہیں مختلف حملے بھی مختلف حیت ہیں ٹھیک ہے ماما ماما جمال خان جی بنے جا لال خان تیری گھوڑی آٹھ کھاوے باٹ کھاوے یہ تو بچپن میں ساری چیزیں ہیں دیکھو نظم دی ایک صورت ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے اچھا ایویں پکی روٹی جندڑی پردیس ہیں اور ساری میجاں پڑھیں ساری بالیں کو چھوٹے چھوٹے کو حملے جڑے بالیں خصوصاً جڑیاں سکول نے انہیں کو پیرنٹس نہ بھیجنے تو میجی کو قرآن مجید جیسی پڑھ سارے وچ رکھے وچ ماہیا اور ڈوڑا جڑا ہے وہ زیادہ مشہور یا شہرت نظم دے بارے بہت گھٹ میں سننی ہے شاعر حضرات میں ملاقات تھیندی ہے لیکن جو آدھے کہ نظم جڑا ہے پرانا صنف ہے جڑا استعمال ہے بالکل پرانی صنف ہے اون لیندا نا وار ہوندا ہاں بلا اے آئی تھوڑا جہا ماڈریٹ تھی کہ مسدس مخمس یا ان ٹائپ بلاؤ کو تھوڑا جہا وہ اگلا سٹیج آئی جتنا ماڈرنزم دی وہ مورا تھی گئی وہ آزاد تھی گئی ہوں تو سرائکی نثری نظم تک گال ٹر گئی خالق خدا جب قبول کرے اصل چیز ہوں یہ کہ تمہاری جڑی آڈینس ہیں انہیں کیا سننا کیا چاہنا کیا پسند بالکل بالکل اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کہیں نہیں جانا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور ہمارے ساتھ ایک اور ہماری گیسٹ آ چکی ہیں تشریف فرما ہے کچھ لیٹ آئی ہیں رہنما ہے پی ٹی آئی کی اور میں بتا دوں کہ بہت ہی نائس خاتون ہے بہت ہی ڈیسنٹ ہیں اور ہمیشہ کی طرح ینگ اور ہمیشہ ینگ دکھتی ہے یار کبھی کبھی تو مجھے بھی جیلسی ہو جاتی ہے یار کیا اور ماشاءاللہ ہمیشہ ہی فریش اور ینگ انرجیٹک ہماری خاتون ہے قربان فاطمہ صاحبہ ہیں ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسی ہیں آپ جی شکر الحمدللہ ٹھیک عائشہ آپ سنائیں کیسی ہیں ٹھیک ہیں اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہے آج مجھے راز بتا دیں یار آج میں نے سوچا ہے کہ لائیو شو میں پوچھوں گی بعد میں تو ٹائم نہیں ملتا نا خدا حافظ اور ایک دو سیلفیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہو جاتے ہیں بتا دیں یار کیسے آپ نے مینٹین رکھا نہیں مینٹین بس فیلڈ ہی ایسی ہے جیسے آپ ماشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا آپ لگتی ہیں آپ تو چھوٹی سی ہماری بلکہ ہماری بھی بچی لگتی ہیں تو مینٹین ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ عورت کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے اور صفائی پسند رہنا چاہیے اور مینٹین ہمارا حصہ ہے زندگی کا اور جب تک عورت بنے ٹھنڈے نہ میرے گیا سنگار وغیرہ نہ کرے تو ادھوری ہے ہاں اور ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا یہ چیزیں بنی عورت کے لیے بالکل بالکل اچھا قربان فاطمہ صاحب یہ بتائیں آج کل کیا سیاسی مصروفیات چل رہی ہیں کیا ہے آج کل اور جیسے کہ بلدیاتی الیکشن کا بھی سنا جا رہا ہے اعلان ہو چکا ہے 2 دسمبر سے جو ہے سٹارٹنگ ہو جائیں گی یہ ساری جو ہے سرگرمیاں تو کیا سوچا ہے کچھ حصہ لے رہی ہیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں کیا عائشہ بالکل بلدیات کے الیکشن ہونے چاہیے بھی اور کیونکہ ضرورت بھی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا شاید کینسل ہو جائیں تو بلدیات کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے 3 الیکشن لڑ چکی ہوں اب جو ہے انشاءاللہ تعالی اگر بلدیاتی الیکشن آئے جو تو اس میں
मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मुझे पता था। मैं नहीं लड़ूंगी क्योंकि मैं अपनी जगह किसी और कैंडिडेट को दूंगी और उसकी सपोर्ट करूंगी और इंशाल्लाह ताला उसकी इस तरह सपोर्ट करेंगे कि जिस तरह हम खुद लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं इस बार मैं भी पुरज़म हूँ, अगर नए लोग आएंगे, यूथ आएगी तो हम जो है उसको वेलकम कहेंगे। यार मैं सियासी नहीं हूँ, लेकिन पता है जब आपने वोट देना होता है तो इंतखाब में जब आप भी हिस्सा ले रहे होते, पार्टिसिपेट कर रहे होते, तो लोग आपसे राब्ता कर रहे होते, तो फिर बंदा सोचता है कि अब यंग लोगों को चांस मिलना चाहिए, छोटे लेवल पर जब मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और ये नहीं कि विरासत बा विरासत सियासत वो तो चलती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि आपका बच्चा या आपकी बेटी या आपका हस्बैंड वो ही इलेक्शन लड़े। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर कोई आपका इलाके का आप समझते हैं कि बहुत अच्छा इंसान है और वो इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीत सकता है और उसकी रेपुटेशन, खास तौर आपकी रेपुटेशन और आपका ताल्लुक, फिर आपका पार्टी टिकट और पार्टी का वोट वो आप पे बेसिक वो काउंट करता है। और उसकी इंशाल्लाह ताला हमारा ये है कि जब बल्दियात का इलेक्शन आया तो मैं इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करूंगी और मैं आगे इलेक्शन MNA या MPS का लड़ूंगी। जी इंशाल्लाह, जरूर जरूर। अच्छा जी, वापस आते हैं और हमारे साथ अफकार अलवी हैं और इनसे मजीद कुछ सुनते हैं, मजीद अपनी जो है शेर शायरी सुनाइए। और कहते हैं ना कानों में रस घोलिए, और इनका कहना यही है कि आपने कानों से नहीं सुनना, आपने दिल से सुनना है। ये मैंने बाकायदा पढ़ा इनके इंटरव्यू में, तो दिल से हम सुनेंगे यकीनन। सुनाया। अच्छा, अभी जैसे ही आपने मतलब जैसे मैं आया तो आपने कहा कि आप वीडियोस में जरा हेल्दी लगते हैं। हाँ ये था, मेरे बारे में यही कहते हैं देखने वाले ना कि थोड़ी हेल्दी है आयशा। फिर जब देखते हैं, मिलते हैं फेस टू फेस, तो कहते हैं आयशा तो आप तो बहुत स्मार्ट है। ये सच्ची बता रही हूँ, वाकई में स्मार्ट हूँ। तो कैमरे में हमें दिखते हम करते हैं वाकई स्मार्ट। चले मैं नाम सुनाता हूँ। असां इवें नए थी गए सबको फॉलो सही सारे दुख समझो। आए हाय असां इवें नहीं थी गए सबको फॉलो सारे दुख। असां इवें नए थी गए सबको फॉलो सही सारे दुख समझो। वाह। असां अपनी वसूं आप हासे असां सुई थे गए सारी सुई थी गई। वाह। असां नजरे गए साथे फूल थी गए सारी सोनी जान आई मुई थी गई। वाह जी वाह, जबरदस्त। कोई एडा अरसा नहीं गुजरा असां एक साल इंज थी गए। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, हम एक ही साल में ऐसे हो गए। सारे दुख दा आप अंदाजा लाओ असां किंजा से असां किंज थी गए। हाय हाय। असां दुआई मंगिया दुआई रद्द थी गया, मासूम दुआई दा दिल टूट गए। हाय हाय, जबरदस्त। साडी जिब विच मेखां खुब गईयां साडे हां जंगले किल टूट गए। वाह। दरबार ते दीवे क्या बालुण असां हां भांभड़ बाली रहे। दरबार ते दीवे क्या बालुण असां हां भांभड़ बाली रहे। साकू दाते बाहू क्या देसन असां रब दे घर चूं खाली आए। भम फटा टोटे चावण गए साथू टोटां दी तरतीब न थई। असां हां दे टोटे गंढड़ी च पाए साकू पूरी लाश नसीब न थई। वाह। सदे घर दी रौनक मर गई साईं सदा वसदा घर वीरान थी आए। असां इवें नए थी गए सारा ठीक सारा नुकसान थी आए। वाह वाह, जबरदस्त। असां कहंदे मुंह ते नए अपड़े साडे हथां विच मर गए। वाह। असां वात भी उफ तक नहीं कीती चलो हो जाने असां चुप कर गए। असां तपदी रेत चुप करते कई चंजे चेहरे पूर के आए। साडे हां कब्रां फुट आया साडे हां कब्रिस्तान रिहे। असां अपना आप न मार सके असां जींदे रह गए तहु रुने। असां बुज़ दिल पाए गए दिल ढह गए साडा हां लह गए असां मुंह रुने। वाह जी वाह, जबरदस्त। सकुल भी कोई ना होश अपना तेरे छलड़े छाप किथाई सट है। वाह जी वाह। कहंदे बाद साडी रूह रुल गई असां अपना आप किथाई सट है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और ये इतने ठेठ लफ्ज है कि जो लिए हैं भामड़, मुझे नहीं पता था इसके। भामड़ यानी आग लगना, और इतने मुश्किल लफ्ज ढूंढे और माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है शेर शायरी की। लेकिन ये बताएं कि क्या असर हुआ
تو وہی تو بتا رہے تھے کہ آپ عائشہ آپ جو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ میں صحت مند لگ رہا ہوں یا ہیلدی لگ رہا ہوں، تو واقعی کچھ ہے، ایسا کچھ ہے کہ دکھ یہ ہے، دکھڑے جو ہیں، کچھ سے بیمار رہا ہوں اور کچھ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو لمبی عمر دے. تو یہ جو واقعی دکھڑے ہیں یا صرف کہنے کی حد تک دکھڑے ہیں، بیمار ہے نا؟ ہاں اکثر لوگ یہ گال پوچھتے ہیں بھائی. اچھا ویسے ہوتا نہیں ہے یہ، ہے نا؟ بعض اوقات ہوتا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو شعر و شاعری اس قسم کی کرتا ہے یا اس قسم کی وہ اندر سے بہت دکھی اور بڑا دکھی ہوتا ہے. مرشد علی ناظم دے سائیڈ ایفیکٹس بھی تے تھے صحیح. کوئی دکھ مطلب اکثر لوگ اندر سوال ہے کیڑی چیز ہے تے کو جڑی خوش کر سکتی ہے، مطلب ہن دکھ کوئی ہک کو نہیں. ہاں اس واسطے کوئی ایک دکھ ہوا تو ول ایک چیز اس کا مطلب ازالہ کر سکتی ہے. دکھ ڈھیر ہیں، بالکل. لہذا ڈھیر ساری چیزاں سدھار چاہیے، ڈھیر ساری چیزوں کے فرض کرو جی میں ہوں ریپ کیس تھے پہ، بالکل بچوں کو مار سٹے جی، قتل، باقی اکثر ہوں خودکشیاں تھیون پی گئی. لوگ تنگ ہیں اپنی زندگی کو، مطلب جیونا بھی نہیں چاہتے اس معاشرے دے، تو کچھ تو غلط تھیندا پہ نا ول اس کو سدھارنا چاہیے. بالکل. یہ چیز ایک شاعر جو ہے سوچ سکتا ہے، اور شاعر جو ہے بہت سینسٹیو سوچ رکھتے ہیں. ویسے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے. قربان فاطمہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو موٹر وے کا حادثہ ہوا، اس کے علاوہ بچی کراچی میں جو ہے میں دیکھ رہی تھی، اور چھوٹے بچے، اور یہ ڈیلی کل رات جو میں نیوز میں نے کھولی اور اس میں کتنے اس طرح کے زیادتی کے اور اس ہراسمنٹ کے کیسز تھے کہ میں خود پریشان ہو گئی یار، اور کوئی نیوز ہی نہیں بچی. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ قوانین بننے چاہیے، سخت ہونے چاہیے. یقین کریں دل ہی نہیں کرتا کہ نیوز سنیں اور ٹی وی چلائیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں. میں سمجھتی ہوں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی بڑی مطلب ہے کہ حفاظت کی ضرورت ہے. بالکل. اور آج تو بچوں کو اکیلا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی جو موٹر وے والا جو واقعہ ہوا تو اس پہ گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے، اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ عورت کی عزت بہت ضروری ہے. عورت کو ایسے پامال کیا گیا اور اس کے بچوں کے سامنے سنا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن ہم نے جو سنا وہ بہت غلط ہوا. آج عورت مطلب ہے کہ حفاظت میں نہیں ہے. جو عورت پردے میں ہے اور اس کی حفاظت اور اس طرح مطلب ہے کہ اس کی عزت پامال کی جائے، یہ بہت غلط واقعہ ہے. میں نے تو پچھلے دنوں یہ بیان بلکہ دیا کہ CCPO لاہور کو فوری طور پر معطل کیا جائے، اور جو اس نے مطلب ہے کہ اپنا بیان دیا وہ اس نے غلط کیا، اور حکومت کے لیے اس نے الٹا مسئلہ پیدا کر دیا. لیکن ہماری مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا سب سمجھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. عورت کو اس کا مطلب عزت بھی ملے گی، حفاظت بھی ہوگی. ہم سب عورتیں ہیں، آپ ہیں، میں ہوں. بات یہ ہے کہ یہ واقعات رکنے چاہیے، جبکہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا. عمر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک شاعر ہیں، آپ زیادہ سینسٹیو ہیں، تو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. ہم سنتے آئے ہیں کہ باہر کے جو ہے ایسا ہو رہا ہے، ہمسائے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، تو مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا اس دن. اور میں نے شو کیا باقاعدہ، اور میں اپنے جذبات کہتے ہیں نا جیسے بالکل فیلنگس پہ کنٹرول نہیں تھا، اور میں رو پڑی کہ مجھے لگا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں. تمہارے ساتھ کیا کہیں گے؟ نہیں سوچیں ہے نا. ہاں میں یاد ہے کہ جو 2020 ہے نا، صرف کرونا نہیں، ڈھیر سارے وبائیں گھن کے آئے. بالکل. وہ بیماریاں وہ وبائیں جہاں سارے مزاج کو جنہیں ڈسٹرب کیتے، ساری نفسیات کو ڈیمیج کیتے. اچھا یہ جو واقعات ان علاوہ نفرتاں پھوٹ پین جا تو سارے ملک چلا رحم کرے اللہ پاک سارے کی حفاظت کرے. خواتین کے حوالے نال ایون تو دیکھو کہ خواجہ سرا جڑے وہ بھی ان چیزوں کو محفوظ نہیں پہ سوشل میڈیا دے ہیں، پرنٹ میڈیا انہوں نال بھی کوئی تھی نہ پہ. یہ ڈھیر ساری وبائیں گن کے اللہ پاک ساری ملک دی بلکہ پوری دنیا کی حفاظت کرے. انہیں وبائیں کو لو جگہ اخلاقی وبائیں ہیں، خاص طور پہ زیادہ ڈینجرس ہیں. مختلف منافرتاں کتائیں لسانی، کتائیں مذہبی، کتائیں قومی، کتائیں کوئی، کتائیں ملک کے درمیان ٹینشن، کتائیں کچھ ڈھیر ساری وبائیں آ گئے پوری دنیا کے ہوتے.
ٹھیک ہے. اچھا شاعر کتنا متاثر تھے کیونکہ اصل لوگ ٹھیک ہے آپ مطلب گانے ہیں گیدرنگ اپنے الفاظ نہ لیکن تاری جو الفاظ ہیں تھوڑا چینج ہو رہے تھے شاعر متاثر تھے. میں پہلے بھی عرض کیتا کہ کو انٹرنل ایکسٹرنل دو ہیں جڑے سورسز ہیں متاثر کریں براہ راست متاثر ہیں. شاعر جڑا ہے نا ان کی کریشن بھی متاثر تھی یہ نہ کوئی حل بھی پیش کرنے یا جی میں افکار دی تساں مرشد ناظم پہلے سنیے مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجیے یا ہونے جڑی ناظم نے یہ کی تھی. شاعر ان دے ذریعے دراصل کچھ انہاں مسئلے دا اپائے دسنا کچھ کتھارسز بھی نکل جاتے ہیں جب جو ہے آپ اپنے الفاظ جو ہے الفاظ میں شعر و شاعری کرتے ہیں. آپ سے کچھ سننا بھی چاہیں گے. اس وقت ہم لوگ چاہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ چھوٹے سے وقفے پر وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے سنیں ایک کلام. جی ناظرین چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پر. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل اصغر غربانی صاحب سے ہم نظم سنیں گے ان سے. اور میں کہہ رہی تھی بریک میں یہ چنی منی سی نظر میں نہیں سنانے جی ایک ناظم میں سنوئی نا مختلف رشتے کے حوالے نال ہے. جی ضرور کہ تو خواتین گل بھی کرنے پہ آئے تو انہیں رشتے خصوص کہ سارا کچا گھر ہے تے پکا ہے خدا دا. زبردست. سارا کچا گھر ہے تے پکا ہے خدا دا. گھر کے سفیلے اتے سونے سونے تھا ہیں چیڑیاں ہیں شتیریں اتے ٹالی اتے کان ہیں. زبردست. رنگیں بھریا شور ہوندے پکھیں دے الا دا. سارا کچا گھر ہے تے پکا ہے خدا دا. واہ. گھر کے دیواریں اتے پولا دیندی ماں ہے 70 سن سانجھی بھلے ماں بھی خدا ہے. زبردست. اویں سارا گھر بھی ہے اللہ سنگ دے دادا. سارا کچا گھر ہے تے پکا ہے خدا دا. واہ. گھر دے چولہانے لاتھا مانجھا گاوا گھیو ہے. اللہ سنگ دے پیار والا روپ ساڈا پیو ہے. ماشاءاللہ. زبردست. ایندا کھلا سینہ جیویں عرش الہ دا. واہ. سارا کچا گھر ہے تے پکا ہے خدا دا. واہ. گھر دی چکاٹ ہوتے گھر ہے گھرین دا. جیویں گھر میڈا اویں گھر میری بھین دا. واہ واہ. ڈھیر سارا مان ہوندے بھینی کو بھیرا دا. واہ. سارا کچا گھر ہے تے پکا ہے خدا دا. واہ جی واہ. زبردست زبردست زبردست. اچھا ماشاءاللہ اس میں ہر رشتے کی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے تصویر کشی کہہ سکتے ہیں منظر کشی کی ہے عکاسی کی ہے اور زبردست انداز میں کی ہے. ماشاءاللہ زبردست زبردست. لگتا ہے کہ ریالٹی ہو سب چیزیں جو ہے اور اکثر جو ہے ہم شاعر حضرات کے بارے میں یہ تخلیقی اس میں رہتے ہیں اور ریالٹی سے کچھ دور نظر آتے تو لیکن اب ایسا نہیں ہے. بہت سے شاعر حضرات ایسی بھی شاعری کرتے ہیں جو کہ بالکل لگتا ہے کہ اوریجنل اور ریالٹی میں ہے یعنی کہ اسی ماحول میں ہے جو ہم فیل کرتے ہیں وہ بھی ویسا ہی فیل کرتے ہیں. اچھا بھی بات کرتے ہیں قربان فاطمہ صاحبہ سے اور سیاسی گفتگو ہی کریں گے. یقیناً ان سے حکومت پنجاب نے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی آشا بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سیکریٹریٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ سی ایم صاحب آج آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ان کا جو ہے میلسی میں وزٹ ہے اور کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملتان آئیں گے اور سیکریٹریٹ کا افتتاح کریں گے. ٹھیک ہے. زبردست. تو جس کی ہمیں واقعی بہت اشد ضرورت ہے. میں ملتان سے پھر انہوں نے بہاولپور جانا ہے ادھر بھی وہ افتتاح کریں گے. تو بیسک ہماری جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ساؤتھ پنجاب کی کیونکہ ہمیشہ ساؤتھ پنجاب جنوبی پنجاب واقعی اگنور ہوتا رہا اور اس حکومت نے آ کر ہمیں بہت اچھا تحفہ دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہماری امیدیں ہیں کہ یہ صوبہ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. اچھا پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی نے جنوب پنجاب میں وومن کا ونگ کا کچھ اجلاس کیا کچھ اس حوالے سے بتائیں. وومن ونگ سے اجلاس میں کیا ہوا
क्या डिस्कस किया गया, कुछ इस हवाले से बताइए हम। जी, किस इजलास की बात कर रहे ये हैं? पीटीआई ने पिछले दिनों जनूबी पंजाब ने वुमेन विंग्स का किया था इजलास खवातीन का, तो जी जी, वो बताइए हमें भी इस जी बारे में। मैंने किया था वो, बल्कि जी। हाइट ही दी थी। असल में जनूबी पंजाब की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जी जी जरूर। रहनुमा तो जरूर हूँ, वर्कर भी हूँ सबसे पहले पार्टी की, और जनूबी पंजाब की साउथ की जनरल तो क्या सेक्रेटरी डिस्कस हुआ होने अपने- के हवाले से हमारी डिस्कस ये थी कि हमने तंजीमें मुकम्मल करनी है ठीक है। जल्द से जल्द, और नेक्स्ट मंथ हमने इंशाल्लाह ताला यहाँ कन्वेंशन भी खवातीन का करवाना है। ठीक है। और उस दिन हमारी यही मीटिंग हुई, और सबसे पहले तो मैंने मुल्तान सिटी तंजीम जो बनाई थी उसको हाई टी दी थी, और उसके बाद हमारी ये डिस्कस हुई कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और सिटी रहते हैं जल्द से जल्द हम उनको फाइनल करें, और उनके हलफ की तकरीबें हम कर रहे हैं। तो 1 से 2 दिन छोड़कर हमारा यही होता है कि हम हलफ ले रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हमने वहाँ हलफ भी लेना होता है और अपनी खवातीन को मजीद मोटिवेट भी करना होता है आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। हमारी खवातीन उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की जब तंजीमें और सिटी की मुकम्मल हो जाएंगी, फिर हम अब आ रहे हैं तहसीलों पे और यूनियन काउंसिल पे। गुड, जबरदस्त। तो खवातीन का कंट्रीब्यूशन कैसे जी है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हाँ। पहले से ज्यादा बहुत अच्छा है। जब से मैं समझती हूँ कि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, या जब पहले नहीं भी थी, इसने बहुत मोटिवेट किया है खवातीन को, और साथ साथ बच्चों को, जबकि बच्चों को भी नहीं पता होता था कि सियासत क्या है। आजकल के बच्चों को भी पता है कि नवाज शरीफ कौन है, आसिफ जरदारी कौन है, इमरान खान कौन है। तो बच्चे भी इस चीज को समझने लग गए हैं, और बच्चे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले जो 2 साल हैं हमारे, वो बहुत अच्छे आएंगे, अल्लाह से भी उम्मीद है और हुकूमत से भी है, और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि जो हमारे ये मसले हो रहे हैं, खास तौर पर ये खवातीन वाला, बच्चों वाला, ये सिर्फ मैं समझती हूँ कि जहनी दबाव है, डिप्रेशन है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आके लोग पता नहीं क्या से क्या करने लग गए हैं। बिल्कुल। हालात से तंग हैं लोग, तो हालात बेहतर हो जाएंगे, और अब अगर इंसान अपने आप को शैतान ना बने, हैवान ना बने, इंसान बने, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक, इस तरह नहीं करना चाहिए उनको। ठीक। अच्छा जी, हमारे साथ अफकार अलवी हैं, इनको भी शामिल करते हैं। अफकार मुर्शिद तो हो गई बड़ी मशहूर सारी नज़म, और अब आगे क्या प्रोग्राम है, आगे क्या काम करना है? कुछ ऐसा, कुछ मुनफरिद जिसको कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है यार वो क्लिक कर जाती हैं और बंदे को खुद भी नहीं पता होता कि ये, तो अब क्या सोचा है आगे? तो मैंने ये सोचा है कि मतलब मुशाहिदा तो ऐसे ही चलता रहेगा, मुशाहिदा करके मतलब जो गलत हो रहा है तो उससे हमने शायरी के जरिए बयान करके लोगों तक पहुंचा, बिल्कुल, और उसके हल भी ढूंढने। बाकी रहा जो मेरी सबसे ज्यादा कोशिश है कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूं, भक्कर के लिए, भक्कर के लिए, भक्कर के बाद फिर वो पूरा सरायकिस्तान जो हमारा वसीब है उसके लिए। अच्छा, अब देखें हमारा जो इलाका है, ऐसे समझे, मतलब आप वहाँ पे जाएं तो ऐसे लगेगा हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, कहीं और रह रहे हैं, पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, बिल्कुल सख्तेलों वाला सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। अच्छा, बुनियादी सहूलियात ही मुयसर नहीं है, क्यों भाई? टैक्स भी देते हैं हम, बिल्कुल, मतलब छोटे 2 रुपए वाला माचिस खरीदो उस पर भी हम टैक्स भर रहे होते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, सारा कुछ होने के बावजूद हमारी सेहत का ख्याल मतलब नहीं रखा जा रहा, मेडिकल की सहूलियात नहीं, मेडिकल की सहूलियात बिल्कुल नहीं है, तालीम के हवाले से देखें या बाकी आमदोरफ्त का सिलसिला जो होता है वो बिल्कुल नकार है। तो एक मर्तबा खान साहब अगर आप ये देख रहे हैं तो सिर्फ एक मर्तबा, आपको तो नहीं आएंगे यकीनन, किसी नुमाइंदे को भेजकर यकीनन आएंगे, और आपकी तो आकर देखें, वहाँ के हालात देखें। हाँ, भक्कर की बात कर रहे हैं। जी जी, भक्कर से इनका ताल्लुक है, और भक्कर का वही इलाका है गौहर वाला, और गौहर वाला मैडम उतना सरायकी दा सब तो बड़ा ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम या मुशायरा मेला मेरे वाले थींदे, उनके बाद टिन्योर वाइज भी और गैदरिंग के लिहाज नाल भी सब तो बड़ा सरायकी दा अगर कोई सकाफती काट थींदे वो इन्हें दे वस्ती गौहर वाले थींदे, सालाना थींदे, उन भी शायद अक्टूबर अक्टूबर की। अच्छा, वो बहुत रिच कल्चर है, उतो दा थल एरिया है, टिब्बे सारे, उन्होंने गुजरान सिर्फ एक फसल तो होंगी, चाहिए की फसल। आम तो राफ्त दे मैं क्योंकि वेना होता प्रोग्राम ते मुशायरे ते इन्हें नाल भी
تو وہ واقعی بہت بیکورڈ علاقہ ہے تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ تشریف لے. اظہر قربانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، قربان فاطمہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور افکار الوی آپ کا شکریہ. اور میں اینڈ جو ہے آپ کی نظم سے ہی کرنا چاہ رہی تھی، تو اسی لیے جو ہے میں نے تھینکس آپ کا کیا. شارٹ سی نظم سنا اور اس کے بعد ہی ہم نے بریک پر جانا ہے. جی سرے کی نظم سنا دیتا ہوں. جی ضرور. سال پسالی وقت دی واچڑ آہا کئی دیوے مسما ویندی ہے. واہ جی واہ. پچھلے سال بھی ساڈے شہر 7-8 بندہ پھا گدھا ہے. واہ. 6-7 بندہ اپنے آپ کو گولی ماری ہائی. ہوئے ہوئے. ات رو کے بھی سنا ہمی وات کہیں بندے اپنی جان تھوں زبردستی جان چھڑائیے. پتے کہتے ایڈی زہرا زہر چکھا دی سی. سوچنا پوسی سوچنا چاہیے. کچھ نہ کچھ تا اس دنیا وچ غلط تھیندا پیے. کیوں جو بندے اس دنیا کو زبردستی چھوڑ کے اگلی دنیا ٹر دے ویندے. زبردست، بہت خوب. اور اس پہ جو ہے الوی نے جس پہ فوکس کیا ہے وہ خودکشی پہ کیا ہے کہ لوگ اس قدر جو ہے زندگی سے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا بہتر سمجھتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہے ان کی زندگی میں. تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر بول بول کر جناب آواز خراب ہو ہی جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے اگلے گیسٹ آ چکے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں کے، اور میں چاہوں گی کہ آپ کو ان سے ملوا دوں، تعارف کراؤں، اور پھر جناب بالکل بہت سارے سوالات. اور کل سے جو ہے اسکول کھل گئے، کالجز کھل گئے، اور اس حوالے سے کیا کیا SOPs اپنائی جا رہی ہیں، اڈاپٹ کی جا رہی ہیں، ایڈمیشن کا کیا کیا سلسلہ ہے، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، بلکہ جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد فرید شریف ہیں، پرنسپل ہیں ولایت حسین کالج کے. ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے اگلے گیسٹ ہیں وہ ہیں کیئر ٹیکر ہیں کیٹر مارکیٹ کے شہزاد افضل صاحب ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تسی تو عید پہ مل گئے سانو. یہ دیکھ لیں، عید پر ملاقات ہوئی تھی ہماری، بڑی عید پر. اور کیونکہ کیٹر مارکیٹ کی جو حالات تھے وہاں، کیونکہ نئی بن رہی ہے پروجیکٹ جو ہے ان کے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہوئی تھی. مزید آج ہم جانیں گے آپ سے کہ کیا کیا چل رہا ہے اور عام آدمی کو کتنا فائدہ پہنچے گا اس کیٹر مارکیٹ سے. تو ان سے گفتگو ہو گئی، وہی عید کا چاند ہو گیا آپ کے لیے، یہ بات فٹ ہو گئی. پروفیسر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے مسئلے کچھ کم ہوئے، کالج کھل گیا، اسکول کھل گئے کل سے، اور کیا کیا اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، کیا ہے SOPs کیا اپنائی، کیا جائیں گی، کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا. اسکول واقعی کھل گئے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، اور اسٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے بے چین بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں آنے کے لیے. اور اب جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے، میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ پڑھانے کے علاوہ ہماری ایک ایڈیشنل ڈیوٹی یا ریسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ ہم انہیں SOPs کے حوالے سے ڈیلی بیسس پہ ان کو ٹرین کریں، بریف کریں، ڈسٹینسنگ کے حوالے سے. کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں سمجھانا مشکل ہوتا ہے. بچے نہیں، لاؤبالی پن ہوتا ہے ان میں، اور وہ اس چیز کو فن کے طور پر لیتے ہیں ہر چیز کو. تو وہ فن کے لیے بہت سارے ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے اور دوسروں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہیں. جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا، نیوز سنی ہوگی آپ نے کہ اسلام آباد میں 16 کیسز کل رپورٹ ہوئے ہیں. ایک میڈیکل کالج جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا فوری طور پر. تو اس خوف کے انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے بچوں کے ساتھ. دیکھیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ان کی صحت سے منسلک ہر چیز جو ہے نا اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے کالجز کے اندر. گھر میں تو وہ جیسے بھی کر رہے ہیں، لیکن کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز میں، اسکولز، کالجز میں وہ ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو حتی الامکان ہم نے کیا ایسے ہے جو بیسک ارینجمنٹس ہیں وہ تو کر لیے ہوئے ہیں. مینز ہم نے انٹرنس کے اوپر ایک گن ہم لے کے، ہمارا بندہ کھڑا ہے وہ چیک کرتا ہے ان کا فیور، اور ماسک کے بغیر ہم نے باہر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ نو ماسک نو انٹری. تو یہ ان کو ریئلائز کرا دیا ہے کہ آپ ماسک لے کر آئیں تو آپ کو کالج آنے دیا جائے گا. پھر کلاسز کے اندر ہم نے
कोई हफ्ता डेढ़ पहले से ही सिटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से ऐसे काम शुरू कर दिए थे ताकि बच्चों को मसलन बैठने में वो मसलन इजी फील करें कि डिस्टेंस के साथ बैठें। और क्लीनलीनेस के हवाले से हमने कॉलेज में स्प्रे करवाए डिसइंफेक्शन के लिए और सफाई सुथराई का, क्योंकि देखें कोरोना के साथ साथ एक इस वक्त जो सबसे बड़ा हमें क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है वो डेंगू का भी है। क्योंकि हमें सीएम साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि डेंगू क्योंकि 16 अक्टूबर तक इसका लार्वा जो है वो ग्रो कर सकता है। तो यूँ समझ लें हम मल्टीपल थ्रेट्स के अंदर जो है ना वो काम कर रहे हैं। हमने टीचर्स ने ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि ये एडिशनल जो उनकी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी उन्होंने मद्देनज़र रखना है। तो नो डाउट आसान तो नहीं है, हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा ही हुआ। 6 महीने बाद बच्चे जो है वापस अपने तालीमी दौरों में जा रहे हैं। तकरीबन 6 महीने हो गए इस कोविड-19 को और वापस जा रहे हैं। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है और वहाँ की जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आप संभाल रहे हैं, प्रिंसिपल है माशाल्लाह, तो आपको भी तमाम सहूलियात देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि कल को पेरेंट्स कोई एतराज़ ना करे। और जैसे मेडिकल कॉलेज में 16 जो है बच्चे अफेक्टेड मिले तो इस तरह पेरेंट्स डर जाते हैं। कल की ये न्यूज़ थी और वैब खुद परेशान हो गए कि सेकेंड वेव आ गई, क्या बच्चे दोबारा जो है वो हो सकते हैं। और फिर वही बात है कि हम अभी मेरा तो जहन छोटा है, अभी वो 1 क्लास में, तो अभी 1 क्लास को 30 तक उन्होंने जाना है सितंबर में बच्चों ने। तो मैं भी टेंशन में हूँ कि भेजना है नहीं भेजना, क्या सिचुएशन है, देखते हैं, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा, हमारे साथ शहजाद साहब, इनको भी शामिल कर लेते हैं और मजीद जो है आपसे बहुत सारी बातें और भी करती हैं। शहजाद साहब, आपसे बात करते हैं कैटल मार्केट के हवाले से और जानते हैं कि मुख्तलिफ जो हम बात करते हैं शोबा हाई ज़िंदगी के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको उनके किस कदर ये काम आ सकती है कैटल मार्केट, कुछ इस हवाले से बात करेंगे और प्रोजेक्ट के हवाले से भी जानेंगे, आपसे बताएंगे कहाँ तक पहुँचा। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी कॉर्पोरेट कल्चर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है पूरे पंजाब में। और इससे रिलेटेड यूँ कह लें कि हमारा चूँकि एग्रीकल्चर का ज़्यादा 75% पीपल्स जो है वो इन्हीं के साथ मुंसलिक हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ ही हमारा जो कैटल मार्केट है उसके साथ भी लाइन इन्हीं लोगों का होता है। हमारे यहाँ मंडियाँ ऑपरेट होती हैं पर डे के हिसाब से, लेकिन जो न्यू बिजनेस मॉडल है उसमें 7 डेज ही मंडी का स्ट्रक्चर होगा, जिस तरह सब्ज मंडी रोज लगती है। ठीक है, इसी तरह वहाँ पे बनेंगे और जदीद सहूलियात के साथ यानी कि ये रन करेंगी हमारी मंडियाँ। लाइव स्टॉक के साथ इनका लाइन है हमारा, वहाँ पे भी होता है, हमारा स्टाफ भी होता है, वेटरनरी के हवाले से भी होता है अगर किसी को भी कोई भी है। इसके अलावा जितने भी हमारे फार्मर हैं, पूर फार्मर हैं, उनके लिए भी यहाँ पे यही रखा गया कि अगर उनको किसी किस्म की गाइडेंस की, उसको किसी सहूलत की, किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो वो भी वहाँ पहुँचाई जाती है हमारी कैटल मार्केट। ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे इनका एक सोर्स ऑफ जनरेशन जो है रेवेन्यू का, गरीब लोगों का आके बेचने का निज़ाम, तो वो ये थर्ड पार्टी जो है ऑप्शन बीच में वो भी ख़त्म की गई है। ठीक है। ताकि डायरेक्टली जो है लेन देन जो है ना वहाँ पे जो आपस में डायरेक्टली हो सके। डेली पे है कि लोग डेली आएंगे अपने मवेशी लेकर और डेली फीस का जो पिछली मतलब हमने बात की थी कि छोटे जानवर पर जो है 100 रुपए और बड़े पर जो है 500 रुपए होगा फीस जो है पे करना पड़ेगा। तो क्या सहूलियात मिलेंगी ये भी बताइए, और इसके पे करने से क्या वाकई वो डेली देंगे या परमानेंट कोई फीस है कि इतने मंथ, क्या है ये जरा कीजिए। जी बिल्कुल, जुलाई 2020 में अभी ये इम्प्लीमेंट की गई है और बेसिकली गवर्नमेंट के पास फंड नहीं थे कि इसको ऑपरेट किया जाता ना, इसको मैक्सिमाइज लेवल पे लेके जाया जाता। तो उसमें एक मॉडल मार्केट जो जंगल जसवंत सिंह है वो वाली स्ट्रक्चर हो रही है। ठीक है। मोर देन 25% उसका स्ट्रक्चर रेडी है और इंशाल्लाह होपफुली जून 2021 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी जितनी भी पंजाब की मार्केट्स हैं वहाँ पे भी इसी नेचर की, इसी स्टाइल की बननी है। कुछ बन चुकी हैं, जिस तरह के शेखुपुरा में बन चुकी है, अटक में बन चुकी है, फैसलाबाद में बन चुकी है। लेकिन उसके नेक्स्ट फेज ये थे कि डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट से तहसील लेवल पे, तहसील से टाउन लेवल पे ना ये एक साफ सुथरा सा माहौल बने जहाँ पे लोग आए और बिजनेस भी करें और एंजॉय भी करें ना। सफाई का लिहाज वहाँ पे हर तरह से रखा जा रहा है, टफ टाइल के साथ यानी कि, और मेटल रोड के साथ। फिर जदीद किस्म के शेड्स हैं जिनकी मालियत यानी कि करोड़ों रुपए में है जो वहाँ पे इंस्टॉल की जाएंगी। फिर टेम्परेचर के लिहाज से मिस्ट फैंस भी लग रहे हैं वहाँ पे ताकि टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। मुल्तान की वेदर तो वैसे बड़ी हॉट है, नॉर्मली यहाँ पे आजकल भी 40-41 रहता है,
तो उस लिहाज से भी यहाँ पे जो है उसी को नेचर को, अब उसके लिए 1500 मिलियन का फंड चाहिए था हमें, ना सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये फीस रखी ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक शेयर है इन्हीं लोगों का, यही स्टेक होल्डर होंगे कल को, इन्हीं से यानी कि जो ये इनसे पैसे ले रहे हैं, ये एक मिनिमम फीस है। अगर वहाँ पे अगर 2014 से पहले देखा जाए तो ये उसका अशरे अशीर भी नहीं है। पहले लोग सेल और परचेज पे जब सेल किया करते थे तो उसका टैक्स होता था 5% वैल्यूज का ना, ठीक है। अगर 1 लाख का जानवर है तो 5000, 4000, 5000 रुपये उनकी फीस बन जाया करती थी। छोटे से छोटा जानवर या बकरा है या कोई और चतरा है, उसकी भी सेल करें तो 30-35 हजार रुपये का वो होता है। उसमें भी अगर फीस की कैलकुलेट की जाए तो 1000-1500 रुपये ऐसी बन जाती है। अच्छा, ये बात वही रहेगी कि ये डेली है जब ये आएंगे या जितने टाइम ये रहेंगे अपने जानवर के साथ, एक दफा फीस पे करनी होगी, ये बता दें। एक दफा फीस पे करनी होगी जब ये इंटर हो रहे होंगे, ठीक है। रोजाना पे जब बिक जाएगा वो चले जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, हमसे कोई क्योंकि फीस जब नहीं तक है। जानवर नहीं बिकता, जी, अब वो उनको एक तो स्टेट है नहीं कि 3 दिन का वो मेला लगेगा और 3 दिन में जो है जानवर बिकेंगे या हफ्ते में। अब तो रूटीन वाइज जो है लोगों को जब चाहिए अपनी मीट खाना है तो फिर जो है आते हैं यहाँ, या लोग बेच के जाते हैं। लोगों को फंक्शन जो होते हैं, अब तो फंक्शन भी ओपन हो गए, लोग कर रहे हैं, तो अब ज्यादा जो है सेल के चांसेस भी हैं। जी, ठीक है। पहले तो आगे और ज्यादा जरूरियात भी पड़ेगी। सर्दियों में, विंटर में वैसे भी कुछ मीट खाया का जाता इस्तेमाल वैसे ज्यादा हो जाता है नॉर्मल से, तो उस हवाले से भी ये सारी चीजें हैं। लोग असल में मिसकंसेप्शन पे है ये इसी फीस के मुतालिक ना। बेसिकली ये स्टेक होल्डर है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आना, जिनका कारोबार है। आज ये हैं, कल इनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। ये रेगुलर एक बिजनेस है। अब 500 रुपये या 100 रुपया पे करने से एक जानवर पे, अगर वो इसी चीज को देखें कि यार हमें अगर इससे रिलेटेड जब हम मंडी में जाएं हमें जगह भी मिले, पीने के लिए जानवरों के लिए पानी भी मिले साफ। अच्छा, अब फिल्टराइजेशन का सारा सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, फिल्टर्ड पानी जो है, ताकि जो पोल्यूटेड एरिया जितना भी जहाँ से पानी जा रहा है, और पानी की डेप्थ का भी आपको अंदाजा है कि यहाँ पे जितना भी है सारे सेम थोर वाला पानी है, नॉर्मल पिया नहीं जा रहा। उसी को मद्देनजर रख लीजिए, फिर इंसानों के लिए पानी पीने के सारे जितने भी फिल्टर पानी जो है वहाँ पे वो मुहैया किया जाना है। फिर दिन और रात में लाइट्स का इस्तेमाल होना है, चीजें होनी है। फिर इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट को अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी चले जाए तो ये तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है अभी भी बहुत सारा जो रकम है, ये तो एक अशरे अशीर है उस प्रोजेक्ट के मुकाबले में। फिर ये सारी चीजें जब ये डिवीजन लेवल से डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी या टाउन में जाएंगी तो जहाँ जहाँ पे लोग हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये फीस जस्ट इस पर्पज के लिए अभी तो आज हमें महसूस हो रही है, कल जब ये स्ट्रक्चर एक डेवलप हो जाएगा तो उस वक्त ये किसी ने फील भी नहीं करना कि ये जो हम फीस दे रहे थे अपना जो हिस्सा डाल रहे थे, तो वो तो कुछ लेकिन गरीब बंदे के लिए बड़ा ये जो 100-200 है ये भी बड़ा औखा निकलता है जेब में से, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये जो वैसे बेचारे पाल रहे होते हैं, ये जो लोग होते हैं तो ये पहले ही बेचारे गरीब होते हैं, घरों में जो है इस तरह के जानवर पाल लिया, बकरी, और फिर इस तरह जोड़ा मेला कर लिया और फिर यहाँ आए और अपना बेच दिया तो कुछ ना कुछ जो है बच जाता है। उनके लिए ये भी बड़ी रकम है जो आप हमें लग रही है कि नहीं इतनी ज्यादा नहीं है, 500 या हम 100 की बात करते हैं, कुछ लोगों के लिए भी बहुत बड़ी रकम है। अच्छा जी, बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर साहब से और इनसे मोहम्मद फरीद साहब से, और इनसे जानते हैं कि कुछ एडमिशन हो रहे हैं, कुछ एडमिशन का सिलसिला हुआ या भी नहीं हुआ स्टार्ट। देखिए, एडमिशन हमेशा उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब बच्चों का रिजल्ट अनाउंस होता है। हाँ बिल्कुल। तो अभी बोर्ड की तरफ से हमें 14 सितंबर दिया हुआ था मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस। ठीक है, तो नहीं अनाउंस किया गया, नहीं अनाउंस किया जा सका, डेट आगे चले गए, आगे 18 सितंबर अब हमने सुना है। अभी भी मसलन ऑफिशियली वी आर नॉट बीन कन्वेड। ठीक है, उसकी रीजन हमने ट्रेस आउट की तो वो कहते हैं अभी असेंबली से कोई अभी पास नहीं हुआ, वो जो रूल बोर्ड का पास होना था। ठीक है। तो अब जब बच्चों के हाथ में ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा तो हम कैसे उनको एडमिशन के लिए एलिजिबल करेंगे। ठीक है। तो हमारा सारा प्रोसेस रुका हुआ है रिजल्ट अनाउंसमेंट के ऊपर। तो जिस दिन बोर्ड रिजल्ट अनाउंस करेगा, और ये जो डेट्स हैं एडमिशन्स की ये बोर्ड और यूनिवर्सिटी ही देती हैं, शेड्यूल जो जैसे कहते हैं एडमिशन का। तो जैसे वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं उसके साथ वो एडमिशन का एक शेड्यूल दे देते हैं
کہ فلانی ڈیٹ سے فلانی ڈیٹ تک آپ فرسٹ فیس کے ساتھ وداؤٹ فائن لیں گے، پھر فلانی ڈیٹ سے فلانی ڈیٹ کے ساتھ آپ فائن کے ساتھ لیں گے، پھر ڈبل فائن کے ساتھ، پھر ٹرپل فائن کے ساتھ. وہ سارا شیڈول بورڈ اور یونیورسٹی ڈگریز کے لیے ہمیں دیتی ہے اور بورڈ ہمیں انٹر کلاس. اچھا BZU میں تو آج کل جو ہے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، بہت سارے بچے جو ہے جا رہے ہیں. یہ میں بات کر رہی ہوں ڈگری کر رہی ہوں، BS کر رہے ہیں جو بچے، ان کے جو ایڈمیشن شروع ہیں آج کل، اور یا لسٹیں لگ رہی ہیں یا بس فیس جمع کرانے کی جو ڈیٹ ہے 1-2 دن ہارڈلی دی جا رہی ہے. بہت سارے بچوں نے مس بھی کیا ہے، یہ میں بتا دوں. تو لسٹ لگے تو آپ نے فوراً رسپانس دینا ہے، فوراً جو ہے آپ نے جا کے فیس پے کرنی ہے. تو یہ بات صحیح ہے، پھر فائن دینا پڑے گا. جی بالکل، لیکن ابھی مجھے نہیں پتا آپ جس کا فرما رہی ہیں کہ کون سے. اصل میں ہمارے بچے جو ہیں اپنے گھر کے جو ہے کوئی جو ہے بایو میں جانا چاہ رہا ہے اور BS کرنے کے لیے، تو ان کی ایڈمیشن آج کل جاری و ساری ہیں. بچے جو ہے ایڈمیشن لے بھی رہے ہیں، ڈفرینٹ لسٹیں لگ بھی چکی ہیں. تو یہ وہاں یونیورسٹی کے پروگرام جو ہے BS پروگرام. اس میں ایک تھوڑا سا کلیئرٹی، کیونکہ میں تو کنیکٹڈ ہوں یونیورسٹیز کے ساتھ، تو یا تو کوئی اور پرائیویٹ سیکٹر کی شاید آپ بات کر رہی ہوں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ بھی کر تو غلط رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو مثلا اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹ ہیں، آپ ابھی ہمیں کچھ پیسے جمع کرا دیں اور ہمیں آپ ایڈمیشن سکیور کر لیں، جیسے رزلٹ آئے گا پھر آپ کو ایڈمیشن نہیں. تو بچے جو بھی مس گائیڈڈ ہوئے ہوئے ہیں ابھی. مثلا جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، ایک آپ کو پتہ ہے وہ ایک کمپین چلائی ہوئی ہے انہوں نے ایڈمیشن کے حوالے سے. تو ہمیں گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے بغیر ہم ایڈمیشن نہیں کر سکتے جب تک ہمیں بورڈ میٹرک کے جو ہے بورڈ کے میٹرک کا دیکھیں رزلٹ آتا ہے تو انٹر کا ایڈمیشن شروع ہوتا ہے. اچھا، جب انٹر کا اناؤنس ہوتا ہے سیکنڈ ایئر کا، تو ہم ڈگری کلاسز میں ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ڈگری کلاسز کا شیڈول یونیورسٹی دیتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن BZU نے دیا ہے، آپ کو آگاہ نہیں ہے، آپ دیا ہے، اور ہمارے بچے جو ہے تقریباً اپلائی کر بھی چکے ہیں. بعض لوگوں کی لسٹوں میں پہلی لسٹ میں نہیں ہے، اکثر لوگوں کی سیکنڈ لسٹ میں. تو نمبر جو ہے بچوں نے جو دیے گئے ہیں کہ اتنے آپ ایڈ کر لیں، تو اس سے جو ہے آئی تھنک ہے نہیں MPhil کے نہیں حیدر، واقعی ایڈمیشن ہو رہے ہیں. اور آج کل میرے اپنے جو بچے ہیں PhD کے اور MPhil کے تو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوئے ہیں. ہاں بالکل، لیکن BA BSc کے نہیں ہوئے ابھی کہیں بھی، نہ BS میں ہوئے ہیں ابھی کہیں ایڈمیشن. دیکھیں BS تو میرے کالج میں چل رہے ہیں 6 سبجیکٹس میں. ٹھیک ہے، گڈ. وہ یونیورسٹی نہیں دینا شیڈیول. ٹھیک ہے، جب یونیورسٹی اپنے کرے گی تو ہمارے بھی کرے گی. تو ہمارے شروع نہیں ہوئے تو یونیورسٹی کے بھی شروع نہیں ہوئے. ہاں، انٹری ٹیسٹ ہوا ہے MPhil اور PhD کے لیے، گڈ. لیکن ایڈمیشن پروسیس ابھی ٹھیک ہے. اچھا، بچوں کے اس کے کیا مسائل ہوں گے اگر جیسے ایڈمیشن لیٹ ہو گئے، رزلٹ ابھی نہیں آیا، تو اس سے سال پر اثر ہوگا کہ بچوں کا سال جو ہے؟ بالکل اثر ہوگا، اور ہم یہی چیز فورسی کر رہے ہیں کہ جب ایڈمیشن لیٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کا سلیبس کوریج پہ ان کا امپیکٹ آئے گا، اور پھر ان کے ایگزامز کو آگے کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی. بالکل. اچھا، ایک نیوز یہ بھی ہے کہ ابھی آفیشلی ہمیں کنوے نہیں کیا گیا کہ 40% جو ہے نا سلیبس کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس ٹائم گیپ کو کور کرنے کے لیے انہوں نے سلیبس کو ریڈیوس کیا کہ تھوڑا پڑھا کے تھوڑا ایگزام لے لیجیے. لیکن ابھی آفیشیلی جب ہمیں کنوے ہوگا تب ہم اس پالیسی پہ چلیں گے. ابھی تک جو ہمارے سامنے ٹارگٹ ہے وہی سلیبس ہے جو فل سلیبس ہے، اور ایڈمیشن لیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایڈمیشن لیٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اگر نہ ہوا، سلیبس پورے کا پورا رکھا گیا 40% کا نہ ہوا، تو اسٹوڈنٹ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اور ٹیچرز کے لیے بھی مشکل ہوگا. کور اپ کیسے کیا جائے گا؟ سال جو ہے مختصر ہو جائے گا. جی، تو یہ ہے ایک مسئلہ ہے، سچویشن کو ہینڈل کرنا جو ہے آپ تو یقیناً جانتے ہیں. جی جی. تو یہ دونوں کے لیے مسئلہ ہے. بچوں کے لیے تو، ٹیچر کے لیے اتنا نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر نے تو کہہ دینا یہ آپ نے اتنا یاد کرنا ہے یہ ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا کور اپ کرنا. اس میں نو ڈاؤٹ، آئی ایگری ود یو کہ اس میں زیادہ ہوگا، ایشو بنے گا. لیکن اگر فرض کریں سلیبس ریڈکشن پر نہیں آتے تو الٹیمیٹلی ان کو ایگزام کو آگے کرنا پڑے گا، تاکہ بچے جب تک وہ کور اپ نہیں کرتے. اچھا، جو مجھے اپریہینشن ہے، جو میرا مثلا میں فورسی کر رہا ہوں، کوائٹ پاسبل کہ اس سال سمر ویکیشنز نہ دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ کہیں گے جی آپ کو پچھلے کووڈ میں مل گئی ہیں، تو اس سال آپ بچوں کا جو لاس ہے اس کو پورا کریں، اور ایگزامس کو جو ہے نا وہ جو سمر ویکیشن تھی 3 مہینے، ونٹر ویکیشن تو کم ہوتی ہے نا، 10 سے جی وہ کم ہوتی ہے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتی. اس کو شاید ختم کر کے یا مرج کر کے شاید یہ ایگزامس کو اس کے اندر کنڈکٹ کروائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس بار لگ رہا ہے یہ مجھے اپریہینشن ہے،
ना मुझे हो, लग रहा है अगर कोविड ऐसा खत्म हो जी। गया 19 तो समर वेकेशन इस बार ना हो, ये भी हो सकता जी, है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो गर्मी है वो तो आपके सामने है, खुदा की पनाह है, बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। हाँ, और ये तो यहाँ जैसे सिस्टम है हमारा, और कोई सेंट्रल जो है एसी भी नहीं है कि कहा जाए कि ठंडा है, रूम कूलर है तो बच्चे आराम से पढ़ लेंगे, ये भी तो है ना कि जी, बिल्कुल, बहुत माहौल जो है बड़ा असरअंदाज होता है बच्चों की बिल्कुल, स्टडी पर। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पिछला ट्रेंड देखें तो हमारे अक्सर एग्जाम जून में प्लान हुए होते हैं बच्चों के, आपको पता ही होगा इंटर के दिए हमने, पसीने बहा रहे होते जी, थे, कोई हाल नहीं होता था जब हम पेपर दे रहे होते थे। तो उन कंडीशंस को देखा जाए तो वो तो रमजान के महीने में भी पेपर लिए गए हैं। उन्होंने कहा जी रमजान है तो क्या हुआ, जंगें भी तो होती हैं रमजान के अंदर, तो आप पेपर दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके। तो ये क्वाइट पॉसिबल कि एग्जाम्स को आगे लिया जाए और उसको एडमिशन, यानी प्रोसेसेस थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, लेकिन होंगे जरूर। ठीक है, तो बच्चे तैयार हो जाएं, जहन बना लें। बिल्कुल। ऑनलाइन स्टडी का क्या फायदा हुआ, इस पर भी मैं बात करती हूँ। थोड़ा सा कैटल मार्केट के हवाले से जानते हैं, आपसे भी जानते हैं कि क्या फायदा हुआ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं और कब से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बच्चों ने कितना इससे फायदा उठाया और कितना अपने टाइम जाया किया। शिजाद साहब आपसे जानते हैं, स्टाफ की सैलरीज के हवाले से जानते हैं, क्या हुकूमत देगी सैलरीज या प्राइवेट तौर पर उनको सैलरीज पे की जाएंगी, कुछ इस हवाले से आगाह कीजिए, तो कैसे दिया जाएगा स्टाफ जो रखा है? सेल्फ सस्टेन है कंपनी जी, ये अपने रेवेन्यू सोर्स जो है ना जनरेट करती है। ठीक है। और हम लोग ऑक्शन पे लोगों को या बिजनेस के मौके फराहम करते हैं और उनसे आमदनी अपनी पैदा करते हैं। जिस तरह के कोई पार्किंग का एक हम जगह देते हैं पार्किंग के हवाले से, उस पर कुछ फीस चार्ज करवाते हैं लोगों से। इसी तरह होटल कंटीन वगैरह बनवाते हैं, कोई फोटो शॉप्स हैं, ऑर्नामेंटल शॉप्स हैं, इस तरह मुख्तलिफ सेगमेंट हैं। और फार्मर्स के लिए ये उनके लिए मैंगर कॉर्ट्स हैं, उनके बैठने और जानवरों के चारा वगैरह के हवाले से भी। तो वहाँ से फिर जो भी रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं उसी का हम सेल्फ बजट जो है ना अपना बनाते हैं। ठीक है। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है? नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन चूंकि ये अल्टीमेटली है तो गवर्नमेंट का ही एक अदारा है। बिल्कुल। तो लेकिन आउटसोर्स करके हम लोग अपनी जो रेवेन्यू है ना खुद जनरेट करते हैं। इस हवाले से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जो हमारा क्लोज हुआ ईयर, तो 40 मिलियन सरप्लस जो है ना हमने गवर्नमेंट को अपना दिया है जनरेट करके, अपनी सैलरीज, अपने अखराजात, ऑपरेशनल मामला सारे करने के बाद। तो तकरीबन 100 मिलियन के करीब हम लोगों ने जनरेट किया था। अब जब ये नया साल है 2021 फाइनेंशियल ईयर जो अभी रन हो गया है, उसमें अभी एनिमल और कलेक्शन फीस जो जानवरों पे 500 और 100 रुपया लग रही है, उससे भी तकरीबन हमारे पास तकरीबन 300-350 मिलियन फर्दर फंड आएगा। लेकिन उसका जो एक्सपेंस आउट होगा वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे चला जाएगा, जो मॉडल कैटल मार्केट हम बना रहे हैं। इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो आप इनसे फीस लेंगे इसको ना तो अपनी सैलरियों के मद में खर्च करेंगे, ना अपने को ऑफिसर्स के एक्सपेंसेस में करेंगे। ठीक है। ये पर्टिकुलरली जो होगा इसका सारे का सारा डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ताकि लोगों का पैसा जो है, पब्लिक का जो पैसा है, उन्हीं पे खर्च किया जाए। प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा और उम्मीद क्या है, कब तक जो है ये फिनिश हो जाएगा? क्या बेसिकली तो ये इस साल कंप्लीट हो जाना था, ये जो जून था, लेकिन एक तो कोविड की वजह से भी, और दूसरा मेन था कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं थे, क्योंकि तकरीबन ये 900-950 मिलियन जो था इस पे अभी सर्फ होना था। श्रिंक किया गया, 1500 मिलियन से प्रोजेक्ट को श्रिंक करके 900-950 मिलियन पे लेके आए हैं। तो 240 मिलियन कंपनी ने पे करना था, अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम से इन्होंने सरप्लस किया हुआ था, बाकी गवर्नमेंट ने पे करना था। लेकिन गवर्नमेंट के पास चूंकि अनफॉर्चुनेटली फंड्स ही नहीं थे, तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फिर लेट हो गया एक साल जो है ना मजीद। अभी रिसेंटली जो है 45 मिलियन गवर्नमेंट ने अभी लास्ट वीक ही जारी किया है, और 100 मिलियन हम कंपनी अपना शेयर दे रही है। ठीक है। तो इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल 21 में हो जी जाएगा इंशाल्लाह ताला ये इसको ना एज अर्ली एज पॉसिबल इसको फिनिश करें। इसको 3 फेजों में, 3 यानी कि ना इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ना अलग अलग से इसको कंप्लीट करने के लिए दिए हैं। ठीक है। उनके फेज बना दिए 1, 2, 3, ये 1 नंबर पे ये करेगा, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये करेगा। उसकी वजह से भी काम काफी स्पीडी अल्हम्दुलिल्लाह। डेवलपमेंट का यानी काम जो है डिवाइड कर दिया गया है। जी, डेवलपमेंट का काम डिवाइड कर दिया गया है। उसको एक शेड्स हैं और उसके साथ पानी के लिए पॉन्ड वगैरह जानवरों के लिए, उनका सारा सेगमेंट अलग कर दिया। फिर उसके साथ जो बिल्डिंग वगैरह बननी है, ऑफिस की, बैंक्स की,
या इनकी डॉर्मेटरीज वगैरह बननी है, को हॉल वगैरह बनने हैं, कोई शॉप्स वगैरह बननी है, वो अलहदा कर दिए हैं। रोड्स वगैरह की डेवलपमेंट का तीसरा फेज अलहदा कर दिया, ताकि हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छा, मेन मसला यहाँ जानवर तो आ गए, सफाई सुथराई जो है वो मेन मसला है यहाँ का। कि वहाँ जो है जो जानवर का गोबर है उसको साफ करना, जो गंद है उसको साफ करना, और वो जो बैड स्मेल सी हमेशा आती है, तो ये काम बड़ा मुश्किल है। और इसके लिए स्टाफ जो है सफिशिएंट है आपका, इस हवाले से बताइए। नहीं, अभी तो जो हमारे पास स्टाफ है वो तो बिल्कुल ही लिमिटेड है, और सारे कच्चा है जितना भी है, वहाँ पे पुख्ता जमीन तो है ही नहीं है कि जहाँ पे उसको किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब जो नया हमारा मॉडल कैटल मार्केट बन रही है, इसमें फर्दर जो है नया स्टाफ भी हायर हो रहा है, ठीक है, सफाई के हवाले से अलग से ही। और दूसरा ये सारे का सारा मेटेरियल जितना भी है ना पुख्ता ही है, और इसकी सफाई के हवाले से वहाँ पे प्रॉपर नाले बनाए गए हैं सारे, और वो सारे का सारा डंप होके एक जगह पे जाएगा, जहाँ से हम लोग फिर इससे बायोगैस के प्लांट लगाएंगे ताकि उसको भी यूटिलाइज करें, और जो बाकी है वो खाद के तौर पे इस्तेमाल करें। उसके लिए हवाले से भी मेरी रिसेंटली लाहौर में एक मीटिंग हुई है अदारे के साथ, वो ये प्लांट्स वगैरह भी लगाते हैं और साथ ये खाद वगैरह भी बनाते हैं। तो वही फिर सब्सिडाइज करेंगे इन्हीं फार्मर्स को, ताकि नेचुरल जो है, ताकि जमीन की नशोनुमा जो है वो ज्यादा बेहतर। पहले बहुत सारे लोग यूज करते थे, देखा जी असल तो यही था। ठीक है जी, इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फरीद साहब से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, बल्कि मैंने एक सवाल छोड़ा था, उसके बाद मैं चली गई थी जनाब शहजाद अफजल साहब के पास, कैटल मार्केट के हवाले से पूछ रही थी। तो आपसे पूछ रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं कितने फ़ायदेमंद और सूदमंद हुए बच्चों के लिए साबित, ये बताएं, और क्या बच्चों ने इससे फ़ायदा उठाया या टाइम ज़ाया किया। तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मेरा बेटा अपना कल ऑनलाइन क्लास थी और लगाया और अपना बोथा साइड पर कर लेता है, समझे शायद क्लास ले रहा है, और पता चला सुस्ता पे है और उठ जा मुझे क्लास ले ले अपनी। तो ये तो हाल है। ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। जहाँ तक फायदे और नुकसान की बात है, देखें मैंने पहले भी अर्ज किया था कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए ये एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था। दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि इस फेज से भी गुजरना है। अच्छा, एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं थी। मींस हमें जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ थी वो इतनी अच्छी नहीं है हमारे मुल्क में। जो बैंडविड्थ है वो शहरों में बड़ी मुश्किल से अच्छी मिलती है, तो दूर देहातों में बड़ी मुश्किल से उनको अवेलेबल थी स्टूडेंट्स को। तो इशू डेफिनेटली ये रहा। और अगर आप लमसम में मुझसे पूछेंगी तो दैट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द टीचर्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। दोनों के लिए सही नहीं रहा, क्योंकि प्रॉब्लम वो बताते रहे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, जैसे आप फरमा रही हैं, बिल्कुल ऐसे एग्री। मेरी अपनी बेटी निश्तर में मेडिकल कॉलेज में, तो वो ऐसे ही करती थी कि ऑनलाइन क्लास में सिर्फ लॉग इन हुए, और उसके बाद वो नाश्ता करने चले। तो एक्सपीरियंस, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब सीरियस नॉन सीरियस थे बच्चे, नॉन सीरियस थे। टीचर बेचारे तो उनको तो सैलरी मिलनी थी, उन्होंने तो जाकर अपने स्कूल या कॉलेजेस में जाकर ये जो लेसन लिए हैं ना, ये जो आपको नजर आते हैं वीडियोस बनी हुई या बाकायदा लाइव होते, तो टीचर अपने क्लास में खड़े होते हैं बेचारे, बच्चे कोई नहीं होता, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनका एटीट्यूड नॉन सीरियस नजर आ रहा है। क्योंकि उनको देखिए, हमारे यहाँ क्लासेस में लाइव फिजिकल जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब बड़ी मुश्किल से उनको अटेंटिव करके हम फोर्सफुली पढ़ा रहे होते हैं। तो ऑनलाइन में तो उनको बड़ी लिबर्टी होती है कि वो हम उनको कोई कंपल्शन नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत सारी लैकिंग्स रह गई हैं। और अब उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि अब जैसे कल से कॉलेज खुले, कल मैंने अपने स्टाफ की मीटिंग कॉल की हुई थी, तो पहली डिमांड उनकी ये थी कि सर हमें, क्योंकि मिड करीब आ गया है, तो मैं मिड के लिए प्लान कर रहा था, तो उन्होंने कहा सर प्लीज हमें मिड से पहले कुछ 15 से 20 दिन दें, हम बच्चों से फिजिकली कम्युनिकेट करके उनको डिलीवर कर दें जो हम पढ़ाना चाह रहे थे। उनका क्या इंटरेस्ट था कि उनके डेफिनेटली उनके रिजल्ट पर बुरा असर आना था। उनके जब रिजल्ट लिखे जाते हैं टीचर्स, और टीचर पर बात आती है कि टीचर ने क्लास नहीं ली, बच्चों को समझाया नहीं है, और ये बच्चों पर नहीं आता कि उन्होंने कितना अटेंटिव होकर क्लास ली या नहीं ली, घर में सो गए क्लास,
تو یہ ٹیچر پر آ جاتا ہے کہ جب ان کے اتنے سارے اسٹوڈنٹ جو پڑھایا ان کو، یا 40 کی یا 50 کی جتنی بھی تعداد ہے، گورنمنٹ میں تو زیادہ ہوتی ہے تعداد، تو جب دیکھیں گے کہ رزلٹ جو ہے اس دفعہ بہت برا آیا تو یہ ٹیچر پر جاتا ہے کہ شاید ٹیچر نے جو ہے صحیح پڑھایا نہیں ہے. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں نے پھر یہی کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو بلائیں اور اپنا کورس کوریج کے حوالے سے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں. ٹھیک ہے. جو آپ ان کو دیکھیں، یہ ایک چیز اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لاٹ نکلے گی نا ہمارے اس 2020 کے بچے جو ہوں گے اسٹوڈنٹس، ان میں بہت ساری شارٹ کمنگز ہوں گی کیونکہ وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکے لرننگ کے، جو جس لرننگ پروسیس سے انہیں گزرنا تھا. تو یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ میسج دوں گا کہ اس شارٹ کمنگ کو پورا کرنے کے لیے وہ خود بھی ایفرٹ کریں، ٹیچر سے ایکسٹرا ٹائم لیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز رہ گئی تھی، ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی. تو میں نے اپنے کل سٹاف میٹنگ میں یہی اپنے تمام پروفیسرز کو کہا ہے، میں نے کہا یہ آپ کی ڈیوٹی بھی ہے اور اخلاقی فرض بھی ہے کہ آپ ان بچوں کو بے شک آپ 0 پیریڈ لیں، ایکسٹرا ٹائم دیں، اور ان کو جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو اس کو میک اپ کریں، ان کو اچھا بچوں کے لیے، ٹیچر کے لیے تو نہیں ہے، پوری زندگی ان کی اسی اس میں گزری ہے، ایکسپیرینس کرتے ہوئے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے، اور ہمیشہ حشاش بشاش ہی رہتے ہیں ٹیچر پڑھا رہے تھے. اسٹوڈنٹس تھوڑے نکمے ہو گئے آپ مانے. 6 مہینے جب ان کو ریسٹ ملا، وہ جو چھٹیاں 3 مہینے ہوتی تھی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب بچے آتے ہیں تو وہ اتنے اٹینٹیو نہیں ہوتے، سوتے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے. تو اب بچوں کو جگانا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا، ہے نا. وہ کام کی عادت نہیں. میں زینوں کو روز پڑھانے کے لیے جب میں بیٹھتی ہوں ایوننگ میں، تو آپ مانتے ہیں آن لائن ابھی بھی کلاسز ہو رہے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں. میں کارٹون دیکھ لوں، مجھے بھوک لگی ہے، بک ایسے کہے گا، اور کھانا لے کے پھر کھانا کھا لو پھر پڑھ لو. نہیں ابھی میں نے کارٹون دیکھنے ہے، میرا کارٹون ٹائم ہے. تو میں پریشان ہو جاتی کہ کب کھلیں گے. اب میں بھی کہتی ہوں کب کھلیں گے اسکول. تو ابھی چھوٹے بچے نہیں جا رہے، 9 سے جو ہے 12 تک جو ہے کلاسز اسٹارٹ ہوئی ہیں. تو مائیں ابھی بھی پریشان ہیں. جب ان کی کلاسیں کھلیں گی تو یہ باقاعدہ جائیں گے اور واقعی تنگ کریں گے بچے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایگری. اور اس میں ایک اور چیز بتاؤں کہ ٹیچرز تو جو رول پلے کریں گے، اب پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ایکسٹرا بچوں کے ساتھ اٹینشن دینی پڑے گی تاکہ جو ان کی ڈیفیشنسیز ہیں ان کو میک اپ کرنے میں کوآپریشن. دیکھیں ہمیشہ ہم پی ٹی ایم بھی کرتے ہیں، یہ ٹرینڈ الحمدللہ 2 سالوں سے پبلک سیکٹر کالجز میں شروع ہو چکا ہے کہ میں اپنے کالج میں پی ٹی ایم کرواتا ہوں. یعنی پہلے ماں باپ کو صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ایک امیج تھا کہ وہ بلاتے ہیں پی ٹی ایم میٹنگ ہوتی ہے. بالکل. اب ہم نے یہ ٹرینڈ شروع، اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں پیرنٹس کے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے آفس سے ہمیں فون آتا ہے کہ آپ کو فلانے دن تشریف لائے، اپنے بچے کے حوالے سے ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے آپ سے. تو ماں باپ کا کیا واقعی سپورٹ کر رہے ہیں؟ ماں باپ جو ہے اس میں باقاعدہ آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں اور اتنا خوش ہو کے جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے اس سال میں یہ جو پچھلا سال گزرا ہے 2019 کی میں بات بتا رہا ہوں، میرے کالج کی 3rd پوزیشن ہے بی ایس سی میں نا. اور بورڈ میں ہمارے وہ بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں ہم نے کالج کے باہر جو ہمیں پوزیشن ملی ہے. تو یہ ولایت حسن کالج کی تاریخ میں یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی دفعہ ہم نے 3rd پوزیشن لی ہے. اور الحمدللہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھا تھا کہ ہم نے یہ جو ہے نا انجوائے کیا اسٹیٹس. یہ وہ اعتماد ہے پیرنٹس کا جو ہم پر پبلک سیکٹر کالجز اور انسٹیٹیوشن پر بڑھ رہا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میرے کالج میں الحمدللہ ایڈمیشن 1500 تک پہنچ چکا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب اور اس 1500 میں بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے شفٹ ہو کر میرے پاس آئے ڈس اپوائنٹ ہو کے. اور وہ یہ تھا کہ ان کا یہی فوکس ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہاں تو جی ایک سپر سیکشن بنا دیا جاتا ہے اور صرف اس سپر سیکشن پہ فوکس کر دیا جاتا ہے اور نیچے والوں کو جو ہے نا وہ اگنور کر. میں نے کہا بیٹا میرا ہر سیکشن سپر سیکشن ہے. اچھا ایسا نہیں ہے آپ کے کالج میں؟ بالکل نہیں ہے. جیسے کہ واقعی پرائیویٹ میں مجھے یہ شکایت ہمیشہ رہی ہے کہ سپر سیکشن بنا دیے جاتے ہیں اور بچے جو دوسرے ہیں اتنے نمبر ہیں، اتنے سی گریڈ میں جائیں گے، ڈی گریڈ. تو یہ بالکل ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں سارے اسٹوڈنٹ بلکہ 1065 والا ایک بچہ میرے کالج میں ایڈمیشن لیا اور وہ ایک پرائیویٹ نام نہیں میں لیتا، پرائیویٹ سیکٹر سے. وہ اس پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کیا کہ اس کو کنٹیکٹ کر کے نا اس سے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نا اس کا ریزلٹ کارڈ لے لیا. اچھا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آن لائن ایک پورٹل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر نا آپ انٹر کر دیتے ہیں اس کو. جیسے آپ آن لائن انٹر کرتے ہیں اور آپ بورڈ کے اوپر وہ شو ہو جاتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ اس ادارے سے منسلک شو ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. انہوں نے اس لڑکے سے پیسے نہیں لیے لیکن اپنی جیب سے اس کو پیسے بھر کے اس کو شو کر دیے کیونکہ اچھے نمبر والا تھا. اچھا وہ میرے پاس آیا
कि सर एक इशू आपसे डिस्कस करना है। मैंने कहा जी बताओ बेटा। कि सर वो ना मैंने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कराए थे, फीस मैंने नहीं दी। फीस उन्होंने खुद जमा कर दी और मुझे वहाँ शो कर दिया बोर्ड पे कि मैंने जब अपने सिस्टम से चेक करवाया तो शो हो रहा था कि ये स्टूडेंट वहाँ पर इनरोल्ड है। मैंने कहा अब आपको इशू क्या? कहता सर मैंने वहाँ नहीं पढ़ना। मेरे अब्बू ने कहा आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा, आप सरकारी कॉलेज में ही जाएंगे। ठीक है। अब मैंने उसका प्रोसेस, मैंने कहा बेटा आप एप्लीकेशन लिखो। बोर्ड से मैंने उसका प्राइवेट सेक्टर से एडमिशन कैंसिल करवाया, वो ऑटोमेटिकली फिर मेरे कॉलेज। तो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से ये अच्छा ये जो फीस है ये आर्जी तौर पर कहा जाता है, यानी सिर्फ दिखाने के लिए पोर्टल में उस बच्चे का नाम शामिल के फीस पूरी वसूल करनी है जी। बाद में ये मैं बता दूं आपको, ये छोड़ी नहीं जाती। जब एडमिशन जा रहे होते हैं तो उस वक्त इतना तंग किया जा रहा होता है, आप ना पूछें कि पता नहीं कहाँ से जो है कितने फीस के अलावा जो है लवाजमात हो जाते हैं। ये देना है, फलां देना है, छुट्टी की तो फलां देना है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्राइवेट में देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट जो है कॉलेजेस बेस्ट हैं आपके बच्चों के लिए। तो हम लोग भी तो गवर्नमेंट स्कूलों से और कॉलेज से पढ़े हैं, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट में ही जो है पढ़े। इतनी फीसें भरते हैं आप लोग और महंगाई का दौर है, घर के खर्चे अखराजात इतनी मुश्किल से होते हैं। तो अगर पेरेंट्स सोचे तो अपना फाइनेंशियली बजट भी बचा सकते हैं और बच्चों को अच्छी तालीम भी दिला सकते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अच्छा बात करते हैं शहजाद साहब से, एजुकेशन की बातें तो हो ही रही है, साथ इनसे बात करते हैं कि साउथ पंजाब सेक्रेटरीट बनने से कैटल मार्केट अब लाहौर या साउथ पंजाब में रहेगी, कहाँ रहेगी, कुछ इस बारे में बताइए। रूल ऑफ बिजनेस अभी अमेंड हुआ है, लास्ट वीक ही उसका नोटिफिकेशन हुआ है। उसके तहत तो हम लोग जो है बहावलपुर सेक्रेटरीट जो बन रहा है, इन्होंने डिवीजन की हैं दो, कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं बहावलपुर में कुछ मुल्तान और कुछ मुल्तान में होंगे। तो हमारा जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है वो बहावलपुर में बैठेगा और हम उसी के अंडर जो है अभी देखने में तो यही है जो रूल ऑफ बिजनेस के तहत है कि हम उन्हीं के अंडर काम करेंगे। पहले चूंकि लाहौर में एक ही सेक्रेटरी थे हमारे, अब दो सेक्रेटरीट भी बन गए। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो काम हो रहे हैं, यहाँ से लाहौर जाने आने में जो वक्त ज़ाया होता था, फिर वक्त के अलावा जो एक्सपेंसेस हुआ करते थे आने जाने पे, ट्रैवलिंग पे, वो उससे भी ज़्यादा थे। तो अब ये है कि यहाँ पे लोकल लेवल पे हमारे मसाइल ये है कि एक्सपीडी जो हो जाएंगे कि वहाँ पे जितने भी मुमकिन हद तक हो सकेंगे तो वो हल तलब है। अब डेरा गाजी खां, बहावलपुर और मुल्तान जो हैं ये लाहौर से फार वे हैं। तो लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरीट बनने से ये कि उसकी तवज्जो जो है ना अब इन्हीं अदारों पे मबजूल हो जाएगी। पहले तो जितना भी फंड था आपको भी पता है, ठीक है, सिर्फ लाहौर से ऊपर ही जितने भी थे वहीं पे ज्यादा सर्फ हो जाते थे। जब हमारी बारी आती थी इधर की तो पता चलता था फंड ही नहीं है। जिसकी जिंदा मिसाल हमारी अपनी कंपनी है कैटल मार्केट के, वो जो एक साउथ पंजाब सबसे बड़ा हब है हमारा यहाँ पे, और यहीं से ईरान, अफगानिस्तान और एमिरेट्स जितनी भी यूएई गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ पे हमारा जितना भी एनिमल है सारा एक्सपोर्ट होता है। तो लेकिन इधर किसी ने भी उस पर गौर फिक्र नहीं किया कि यार इधर भी होना चाहिए। अब अटक में बन चुकी है, शेखुपुरा लाहौर में बन चुकी, फैसलाबाद में बन चुकी है। हालांकि अगर बेस लाइन में देखा जाता तो फर्स्ट नीड जो थी ये मुल्तान की थी। बिल्कुल, नो डाउट, क्योंकि मुल्तान अभी हमारा एक बैकवर्ड एरिया भी है, अगर समझा जाता पर है नहीं, तो नहीं है अभी, चूंकि ये असल में यहाँ सनतें जो है कम है। अगर कारखाने और सनतें यहाँ बन जाएं, लोग इन्वेस्ट करने लग जाए तो ये बैकवर्ड एरिया नहीं रहेगा। ये जो हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है कि देहात है, ऐसा नहीं है। मुल्तान आप चक्कर लगाए, मुल्तान की सैर करें तो आपको अंदाजा होगा। इससे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात कर रहे थे शहजाद साहब से कैटल मार्केट के हवाले से। अच्छा यहाँ एक बात है सिक्योरिटी के हवाले से और चार दीवारी के हवाले से जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं, कुछ बताइए उस हवाले से, और क्या क्या सहूलियात हैं, क्या वहाँ की जो लोकल पुलिस है ताउन कर रही है या नहीं करती इस हवाले से, तो या तंग करती है। ताउन तो ये भी है कि तंग करती है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, चार दीवारी तो एक बेसिक नीड है। बेसिकली हमारी जितनी भी मंडियां हैं, सवाई एक मंडी के जसवंत सिंह के अलावा हमारी कोई भी अपनी जमीन नहीं है। सब जितनी भी है लीज लैंड पे हम लोग मुनक़द करते हैं। और ये भी जमीन जो है ये जमीन हमारी अपनी हमने एक्वायर कर ली है। इसके लिए 220 मिलियन कंपनी ने खर्च करके गवर्नमेंट से पैसे प्राइवेट सेक्टर से लोगों से हमने परचेज की है।
अच्छा, अब जितनी भी लीज लैंड है उस पे एक कानून है हमारा पेपरा का कि आप उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं कायम कर सकते। कोई भी ना हम चार दीवारी नहीं बना सकते, लोगों के लिए वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, फिर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है छाँव के शेड्स के लिए वो नहीं कर सकते। तो ये मसाइल तो हैं हमारे यहाँ, अभी भी हैं। तो दूसरा जो है, इसको अब फेज जिस तरह आपको बताया कि एनिमल से जो कलेक्शन फीस ली जा रही है, उसी को इन्हीं 2 फेजों पे गवर्नमेंट ने कहा कि आप फर्स्ट फेज में आप जमीन एक्वायर करें, जो भी आपके पास फंड आ जाएं, और सेकेंडली इस पे फिर जो फंड बकाया होंगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दें। ठीक है। और क्या पुलिस की बात हो रही है तो क्या स्टाफ तैनात है या नहीं है? अगर खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो फिर कौन जिम्मेवार है? कुछ इस हवाले। बेसिकली तो हमें लॉ इन्फोर्समेंट तो है नहीं है, हमारा काम है मैनेजमेंट करने का। कंपनी का काम ही मैनेजमेंट सर्विसेज है हमारी बेसिकली, जिस तरह के इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है, वाकई आपकी बात बजा है, पुलिस जो है उसका रोल एक पॉजिटिव और वाइटल होना चाहिए इस सारे के लिए, क्योंकि मोर देन जो है 10,000 पीपल जो है हमारी इस मुल्तान मंडी में जो है ना विजिट करते हैं और सेल परचेज करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है लोग। तो इसमें नंबर ऑफ टाइम्स हमें दरखास्त एप्लीकेशनें देनी पड़ती हैं आरपीओ साहब को भी, डीपीओ को भी, कि मुतलका थाने के इंचार्ज को भी, कि यार आप लोग जो है ना यहाँ पे चक्कर लगाया करें, देखा करें लोगों के मसाइल। क्योंकि एक पुलिस के होने से जो है ना एक इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ता है वो एक अच्छा होता है। लेकिन अब फोन कॉल करनी पड़ती है, फिर जाके वो लोग थोड़ा सा हिलते जुलते हैं। अदरवाइज वो समझते हैं कि शायद कि हम लोग एक प्राइवेट जिस तरह नहीं अदारा होता, तो शायद हम उसी एक अदारे के लोग हैं। अभी तक उनके जहन में वो जो गवर्नमेंट का है वो नहीं आया कि ये भी एक गवर्नमेंट की ही एक हम लोग एक हेल्पिंग हैंड्स हैं, उसी के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह के दूसरी इन्फोर्समेंट के हवाले से होता है। तीसरी अहम बात यह है कि इनके पास इतनी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है पुलिस के पास। मसलन अभी ईद उल अजहा की अरेंजमेंट थी तो उनकी ड्यूटियां लग गई तमाम मसाजिद में। अच्छा, आज एहतजाज हो रहा है, सारी पुलिस वहाँ पे ड्यूटियों पे मौजूद है। अब मुहर्रम के दिन आ गए, छुट्टी सारी वहाँ पे मौजूद है। तो उनके लिए भी अपना जाती तौर पे उनके पास भी कुछ मसाइल हैं कि जिनकी वजह से ये सारा जो है ना लैक हो रहा है। और ये तीसरी बात जो आपने की है कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे जारी बात है, हमारे यहाँ इस मुल्तान मंडी में तो अरबों रुपए के बिजनेस होते हैं, बहुत बड़ी, यानी कि 10 से 12 हजार जानवर जो है ना सेल परचेज होते हैं। लोग कोयटा, कराची, पेशावर, बड़ी दूर दूर से भी आते हैं। तो उसके लिए हम लोग गाए बगाए जो वहाँ पे ऐलानात करते रहते हैं अपने स्टाफ के जरिए भी कि आपने जो डील करनी है, जो बनानी है, करनी है, कोशिश करें कि सिक्रेसी के अंदर रहते हुए आप अपनी परचेजिंग करें, और अगर मुमकिन हो तो थ्रू बैंक्स के हवाले से करें। यहाँ पे उनके चूंकि लोग अपने मौजूद होते हैं लोकली लेवल पे, फिर अगर को उनको फिर भी ज़रूरत है तो हमें बताएं, हम अपनी वहाँ पे सर्विसेज के लिए हम लोगों ने बहरिया सिक्योरिटीज़ हैं उनको एंगेज किया हुआ है, ताकि उनको जहाँ तक मुमकिन हो हमारी उनको सिक्योर किया जाए ना उन सारे मामले को। अच्छा, यहाँ एक बात है, प्राइस कंट्रोल के हवाले से में बात करेंगे कि आम जब आदमी आता है मवेशी मंडी में तो उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, बकर ईद की बात करते हैं तो उस वक्त सब एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, यार कैसे मिल रहा है जानवर, किस तरह मिल रहा है। और यहाँ जब हम बात करते हैं रूटीन वाइज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि जो है क्या रेट चल रहा है, किस तरह से है, तो उनकी गाइडेंस के लिए कोई ऐसा है? और इसके अलावा डॉक्टर की सहूलत है या नहीं है? अगर जानवर लिया और देखने में तो अच्छा लग रहा है, पता चलता है बाद में कि बीमार जानवर है, तो क्या सहूलियात है आम बंदे हमारे? जी बिल्कुल, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन भी फ्री अवेलेबल हैं वहाँ पे, यानी कि फ्री। कोई भी आए अपना जानवर किसी ने अगर लेना देना है तो वो हमारे स्टाफ से रब्ता करे, डॉक्टर जाएगा, जानवर चेक करेगा, करके बता देगा। ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म जो आप सेल परचेज का बना रही हैं कि आइडिया नहीं होता, वाकई इसमें ऐसे ही होता है, क्योंकि ईद की ईद मोस्टली लोग तो जानवर लेते हैं, तो उस वक्त तो उसकी कीमत का जो अंदाजा हो वो तो मार्केट से ही चलता है कि आज 20,000 रुपए में ये बकरा इतने के किलो का मिल रहा है। ये वैसे ये जितने भी जानवर, जितने भी ये सेल परचेज होते हैं ना, इनका लाइव वेट के हिसाब से भी जो है ना रेट इसी तरह, जिस तरह सब्ज मंडी में आते हैं ना, इसी तरह रेट इनके चल रहे होते हैं। मसलन अगर आज की बात करें तो 180 रुपए किलो के हिसाब से, जो मन के हिसाब से जिस तरह चल रहा है ना, वो जानवर को लाइव हमारे वहाँ पे वेइंग स्केल्स हैं। मैं जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि यार किस तरह लेना, किस तरह करना, मुझे पता ही नहीं जानवर की जो कीमत पूछ रहा है इसमें से वजन कितना निकलेगा, गोश्त कितना निकल सकता है इसमें।
तो फिर उसके लिए हमारा जो डॉक्टर है वो भी बता देता है कि जनाब ये अगर आप 100 kg की अगर लेते हैं तो इसमें नॉट मोर देन 50 kg जो है ना आपको मीट मिलेगा, और बाकी आप देख लें किस तरह है। तो इसको अगर वहाँ पे तोल के ले लिए जाए वेट स्केल पर रख के, तो उससे भी अंदाजा हो जाता है कि इसकी कीमत कितनी चल रही है। अब जिस तरह 180 रुपए के हिसाब से किलो के हिसाब से चल रहा है, अगर कोई जानवर 1000 kg का है तो उसको मल्टीप्लाई करें तो पता चल जाएगा ये इतने का है। जब इतना गोश्त निकलेगा, वो व्यापारी जो सिर्फ मीट के लिए काम करते हैं उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि इतने का इतना गोश्त निकलेगा तो हमारा इतना जो है ना बीच में से निकला है। ठीक है। अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने जो एक ऑपरेशन भी किया है, तो उसके हवाले से भी मैं अवेयर करना चाहूँगा कि लोग यहाँ पे ना अपने चंद पैसों की खातिर अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं, आखिरत भी। वो जानवरों को पानी ज्यादा से ज्यादा आके ना पिला देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। तो वो होता ही है कि मैं ले मैन हूँ या ये है या आप हैं, कोई भी है वहाँ पे गए हैं तो उसका वजन तो बढ़ा हुआ है ना, तो जब वो वजन घर लेके आएगा जारी बात है यूरिन के जरिए भी और दूसरी भी। अच्छा, वो पानी भी जो ओवर जो पिला देते हैं उससे भी नुकसान आते हैं, उस जानवर की सेहत पे भी नुकसान आते हैं। अच्छा, तीसरा कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं, कुछ अब वंडा ऐसा इस किस्म का आ चुका है कि जो कि सिर्फ जिस तरह ब्रायलर 25-30 दिन में बन जाता है, इसी तरह वो वेट जो है ना वो गेन करता है। वो भी नुकसानदेह है, खाने में भी नुकसानदेह है। देखने में बड़ा बल्कि जानवर लग रहा होता है, लेकिन चूंकि उसके पीछे जो फीड इस्तेमाल हो रही है वो नेचुरल नहीं होती, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो ये सारे मसाइल जो है ना वाकई लालच ने तो बुरा हाल किया पड़ा है सारा जितना भी है। बिल्कुल। तो कभी भी सुनने में नहीं, कभी ऐसी चीजें आई थी जो भी देखने में भी नजर आ रही हैं, तो उसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। ये पहले भी चीजें होती होंगी, लोगों के इल्म में नहीं थी। जैसे बहुत दफा जो है सींग नहीं होते, और जैसे बकरीद में बड़े उठा के ग्लू लगा दिए जाते हैं, और ये तो बहुत सारी चीजें की जाती हैं जो आम बंदे को नहीं पता होती। जब उसे लेने जाता है तो उसको पता बाद में चलता है। जैसे पानी की बात कर रहे हैं, इतना पानी पिलाते हैं कि वजन बढ़ जाता है, और घर आते हैं तो पता चलता है वो तो सुक्का पतला सा है। ऐसे हुआ, मेरे हस्बैंड रात बकरा लाए और पता नहीं था, उसे रात के टाइम था, बिल्कुल ठीक था, घर आए तो पता चला लंगड़ा है, चल नहीं सकता। ये तो हाल है। असल में कमर्शियलाइज सिस्टम में चले गए, जल्दी जल्दी जो है ना अमीर होने का भी चक्कर है। बिल्कुल। तो जितनी भी अभी इंडस्ट्री हमारी आ रही है, फीड के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, उस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे जो है ना चेक एंड बैलेंस किया जाए। तो वहाँ पे जो जितनी भी फीड्स बन रही हैं क्या वो प्रॉपर है, हाइजेनिक है उन जानवरों के लिए भी। जिस तरह फूड कंट्रोल एक अदारा बना है वो जा रहा है चीजें, तो लामहल्ला ये भी तो एक हमारा एक अहम सेगमेंट है, हमारा ही जरिया है मीट जो हमने खाना है, तो इसका भी सही होना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर साहब से बात करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फरीद शरीफ हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं। तो अब क्या होगा, कोविड-19 भी हमारे साथ साथ चल रहा है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, तो किस तरह टाइम मैनेज करेंगे, कुछ इस सवाल से बताइए। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कल मीटिंग में भी यही मैं स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा था कि स्कूल्स के लिए तो उन्होंने शिफ्टिंग का या अल्टरनेट डेज का एक फार्मूला दिया है कि आप तमाम क्लास को एक साथ नहीं बुला सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर हम आते हैं। हमारे जो मिनिस्टर्स ने हमें गाइडलाइन दी हैं वो ये दी हैं कि तमाम इदारे अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पॉलिसीज बनाएं। मसलन मुल्तान के अंदर 4 कॉलेजेस हैं, और अगर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी डिफरेंट है तो मैं अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बनाऊं, एमर्सन कॉलेज अपने हिसाब से बनाए और दूसरे सिविल लाइन अपने हिसाब से बनाए। तो मैंने यही कल बैठ के यही चीज़ सोच रहे थे कि जब हम डिफरेंट पॉलिसीज बनाएंगे तो डेफिनेटली हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सामने रखना है, प्लस टाइम टेबल का एक बहुत बड़ा इशू ये बनेगा कि अगर हम अल्टरनेट डेज पे बुलाते हैं तो टीचर्स को एक क्लास को 2 दिन पढ़ाना पड़ेगा। मसलन अगर हम इस तरह अरेंजमेंट करके बुलाते हैं कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम इवन रोल नंबर्स को एक दिन बुला लें और ऑड रोल नंबर्स को एक दिन बुला लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम इवन वाले दिन बुलाते हैं तो इवन वाले दिन टीचर को वही लेक्चर देना होगा, फिर जब ऑड नंबर वाले स्टूडेंट आएंगे तो इसका मतलब टाइम टेबल की एडजस्टमेंट डेफिनेटली, ये सारे हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंसेस हैं जो कोविड की वजह से हमें पहली दफा सब कुछ करना पड़ रहा है। तो वही मैं अर्ज कर रहा था कि टाइम टेबल एडजस्टमेंट पे भी बहुत बड़ा इस पे इम्पैक्ट आ रहा है,
और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे भी डेफिनेटली आएगा कि क्लास को हम सेग्रीगेट करके 2 हिस्सों में तकसीम करके बुला रहे हैं और टीचर को डबल वर्क करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसी लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी इसके साथ आपको पता है, हमें अरेंजमेंट्स के हवाले से आपको पता है कि गवर्नमेंट का बजट कंस्ट्रेंट हमारे सामने है, इतने पैसे गवर्नमेंट हमें नहीं देती। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने कहा है जी आप इदारे अपने एंड पे खुद करें। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन हमारा जो फंड्स होते हैं ना वो हमारे एडमिशन पे बेस कर रहे होते हैं कि हम जो स्टूडेंट से फीस लेते हैं उसकी बेस पर हमारे फंड्स जो है ना रिप्लेनिश होते हैं, उनको वो भरते हैं और वहां से हम एक्सपेंसेस जो भी कॉलेज लेवल पे करने होते हैं। अब हमारे अभी तक ना एडमिशन्स हुए हैं और ना हमें ये गारंटी है कि कितना एडमिशन इस दफा आएगा, तो हमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स का भी सामना है और हमने अरेंजमेंट्स भी करने हैं, यानी हमने वो थर्मल गन्स भी लेनी है फीवर चेक करने के लिए, हमने गेट्स भी लेने हैं, हमने स्प्रेज भी कराने हैं। तो एक्सपेंसेस ज्यादा है और फंडिंग का भी कोई वो इल्म नहीं, पता नहीं कि कैसे आएगी, किस तरह से आएंगे, सारे मसाइल हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फरीद शरीफ हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और पता चला कि क्या क्या SOPs अपनाई जा रही हैं, अडॉप्ट की जा रही हैं और क्या क्या मसाइल हैं जो तालीमी इदारों को हुए कोविड-19 की वजह से। शहजाद अफजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम नहीं कह सकते कि आप ईद का चांद हुए, तो आपने अपना मुखड़ा हमें पहले दिखा दिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को देंगे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।